डॉक्टर साहब की एक बात याद आती है, याची दही याची डोला। इसका मतलब क्या है? कानून भी इस आंखों से राष्ट्र के वैभव देखना चाहिए हमको। उस प्रकार आपका एफर्ट लेने की आवश्यकता है। हिंदू क्या है? 4 प्रकार के हिंदू होते हैं। इस प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन आप दिखाइए हमारे सामने। 100 years से विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, संघ के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में गलत तरीके से उपयोग करते हुए कुछ ताकतें नेगेटिव समाचार समाज में प्रसारित करने के लिए प्रयास। बाबा साहेब देशपांडे, दत्तोबन ठेंगड़ी, एकनाथ रानडे, इस प्रकार अनेक स्वयंसेवक, उन्होंने सब कुछ छोड़कर वनवासियों के बीच में गया। अयोध्या का जो राम मंदिर का जो मुद्दा को लेकर, उसका भी पीछे संघ ने पूरी तरह समर्पित करके संघ काम किया। संघ स्वयंसेवकों ने काम किया, समाज के अंदर भी प्रेरणा जगाई। राष्ट्र को सामने रखकर काम करते हैं, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए काम कर। हम हमेशा गाते हैं गाना, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। स्वामी विवेकानंद जी जहां तप किया है, वहां कुछ लोगों ने, राष्ट्र विरोधी ताकतों ने अपने मजहब का जो कुछ स्थापना करने के लिए कोशिश किया, क्रॉस स्थापना करने के लिए कोशिश किया। एक प्रकार से विश्वव्यापी आंदोलन संघ ने प्रारंभ किया। उसके फलस्वरूप विवेकानंद केंद्र खड़ा हो गया। केरल में जो ईसाई या मुसलमान या कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रवेश अभी भी नहीं हुआ। कुछ लोगों को लगता है ईसाई लोग तो मुंबई यूरोपियंस के साथ पश्चिम तट से प्रवेश किया वगैरह वगैरह सोच है, गलत है। मुसलमानों की जो बात देखिए, वो भी मोहम्मद पैगंबर के कंडम्बरी एक मालिक दिनार ने केरला स्टोरी जैसा फिल्म बनाया है। कौन काम किया था वो भी आप कल्पना कर सकते हैं। ये मुसलमानों की एक साजिश चल रहा है। 2025 आते केरल को एक इस्लामिक देश में परिवर्तन करने का साजिश है। और देश में सबसे मजबूत कहा जाता है कि संघ का काम केरल में। डेमोग्राफिक चेंज उसके बावजूद क्यों हो रहा है? लेकिन अभी भी जाने अनजाने बहुत सारे हिंदुओं के घर पे हिंदू संस्कार में, ऐसा नहीं बता रहा हूं, हम सभी को मालूम, अभी भी एक प्रकार का कॉलोनाइज्ड माइंडसेट है। कुछ आगे चलकर ये तो पॉलिटिक्स में परिवर्तन लाना संघ का उद्देश्य नहीं, देश के अंदर एक चेतना पैदा करने के लिए संघ ने काम किया। नमस्कार, भारत रफ्तार की खास सीरीज शताब्दी वर्ष में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक स्वयंसेवक, एक ऐसे स्वयंसेवक जो लंबे अरसे से संघ के पूर्णकालिक स्वयंसेवक हैं। आज हमारे साथ हैं जे नंद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। खास बातचीत करेंगे। बातचीत ये करेंगे कि संघ कितना बदला और भारत कितना बदला। सबसे पहला सवाल तो यही कि कितना संघ बदला 100 वर्ष में और कितना भारत बदला। नमस्कार। संघ प्रारंभ से अभी जो पहुंच गया है एक विशेष परिस्थिति में, वो पूरे भारत में राष्ट्र संबंधित विचार को केंद्र में रखकर काम करने वाले सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन केवल भारत के अंदर नहीं है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा एक स्वयंसेवी संगठन इस रूप में संघ बढ़ गया है। और संघ का इस ग्रोथ, इसके साथ साथ भारत के सामने जो समस्याएं 1925 में कितना खड़ा था, उस समस्याओं से इस राष्ट्र को एक प्रकार से उस समस्याओं को सोल्व करने के लिए भारत को ताकत संघ के वजह से बढ़ गया है। यह है 1925 और 2025 का बीच में जो अंदर क्या है वो आपको समझ में आ जाते हैं। भारत को कितना जो ग्रोथ मिला है या वृद्धि मिली है, वो संघ के काम, इसके पीछे संघ के द्वारा बनाए हुए स्वयंसेवकों के द्वारा बनाए हुए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग क्षेत्र में मनुष्य जीवन का जो स्पर्श जिन जिन क्षेत्र में है, चाहे वो राजनीति हो, नहीं तो मजदूरी क्षेत्र हो, नहीं तो विद्यार्थी या ज्ञान के क्षेत्र, विद्या के क्षेत्र हो, सेवा के क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में जो संगठन खड़ा हुआ, वो प्रत्येक संगठन अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने एरिया का जो प्रॉब्लम सॉल्व करके
संबंधित प्रत्येक क्षेत्र का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी बन गया है। इसके वजह से भारत पूरे विश्व में एक ताकतवर राष्ट्र, एक स्ट्रांग नेशन राष्ट्र इस रूप में उभर कर आया। इसके पीछे संघ का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। जी नंद कुमार जी, आप थिंक टैंक हैं, जो उद्देश्य लेकर चला था संघ, डॉक्टर साहब ने जो उद्देश्य लेकर चले थे, क्या वो पूरे हो गए? 100 वर्ष खत्म होने जा रहे हैं। पूरे नहीं हुआ है। संघ ने जो लक्ष्य सामने रखा था, राष्ट्र का परम वैभव, राष्ट्र का परम वैभव है संघ का लक्ष्य। वो शुरू से लेकर हर दिन प्रत्येक स्वयंसेवक अपने प्रार्थना में वो बार बार बताते रहते हैं, परम वैभवम नीत में तत्स राष्ट्रम। इस राष्ट्र को परम वैभव के उच्च शिखर पर ले जाना, यह संघ का लक्ष्य है। इसके लिए स्वयंसेवकों के निर्माण, स्वयंसेवकों के द्वारा समाज में काम, समाज के काम के लिए अन्य अन्य विविध क्षेत्रों का निर्माण, समाज को एक प्रकार से अपने अपने समस्याओं को सोल्व करने के लिए ताकत बढ़ाना, यह संघ का काम का शैली है, संघ का काम का रीति वही है। उस प्रकार से संघ इस 100 साल के अंदर बहुत हद तक बढ़ गया है। इसका मतलब ऐसा नहीं है परम वैभव एकदम आ चुके हैं, फिर भी हमको जाने के लिए बहुत है। अभी तक का जो संघ कार्य के आधार पर 1 लाख के आसपास गांवों में संघ पहुंच गया है। अभी भी 5 लाख, लगभग 5 लाख गांव बाकी है संघ पहुंचने के लिए, मतलब और भी आगे बढ़ने के लिए है। आने वाले समय उस प्रकार का लक्ष्य सामने रखकर संघ काम कर रहे हैं। राष्ट्र के परम वैभव, और राष्ट्र परम वैभव पद पर क्यों लेकर आना है? राष्ट्र के सामने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। प्रत्येक राष्ट्र के निर्माण के पीछे ईश्वर का एक निश्चय है, एक योजना है, ऐसा कहते हैं। इस राष्ट्र का निर्माण का योजना तो ईश्वर का जो योजना, सर्वेश्वर का योजना क्या है? कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को श्रेष्ठ करना, श्रेष्ठ बनाने के लिए इस राष्ट्र का निर्माण हुआ। इसलिए भारत को शक्तिशाली बनाना, भारत को परम वैभव स्थिति तक ले जाना, इसका अर्थ पूरे विश्व के लिए काम करने के लिए पुनः इस राष्ट्र का शक्ति प्रदान करना, यह संघ का लक्ष्य है। इसलिए उस लक्ष्य को सामने रखकर संघ आगे बढ़ रहा है। जो आपने बताया परम वैभव तक जाना, तो परम वैभव की सोच रखने वाला ये संगठन है या कोई आंदोलन है या कोई एनजीओ है, ये क्या है एक्चुअली? देखिए, संघ को देखने का अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है संघ एक संगठन केवल है, ऐसा सोच गलत है, ऐसा नहीं बता सकते हैं। संघ का स्वरूप देखकर इसको एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन ऐसा भी लगेगा, सच है वो भी। उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसा भी देखते हैं संघ एक आंदोलन है, एक वैचारिक आंदोलन है, ऐसा कहते हैं। राष्ट्र के प्रति देखने का सामान्य लोगों की दृष्टिकोण में बदलाव, एक वैचारिक बदलाव। देखिए, मुख्यतः 2 प्रकार का दृष्टिकोण हो सकते हैं राष्ट्र के प्रति देखने के लिए। भारत को भारतीय दृष्टि से भी देख सकते हैं, अभारतीय दृष्टि से भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी भारत के अंदर काम करते हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें, वो हमेशा भारत के प्रति देखते हैं एक अभारतीय पर्सपेक्टिव से, दृष्टिकोण से। उसमें बदलाव लाना है। बदलाव लाना यानी एक वैचारिक बदलाव है। वो वैचारिक बदलाव लाने के लिए काम करने वाला एक वैचारिक आंदोलन के रूप में, एक वैचारिक अभियान के रूप में भी देख सकते हैं। वो भी सही है, वो दृष्टिकोण भी। तीसरा भी एक दृष्टिकोण दे सकते हैं, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दृष्टि पर, एनजीओ आपने बताया, वो भी सही है। संघ किसी सरकार से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या मूवमेंट नहीं है, नहीं तो एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन नहीं है। ये हमेशा गैर सरकारी हैं, सरकारों के परे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से अलग। संघ एक सांस्कृतिक मूवमेंट है, अभियान है, इसलिए इसको अलग अलग प्रकार से देखने में आपत्ति नहीं है। कुछ लोग इसको एक शैक्षणिक, ओपन शैक्षणिक विश्वविद्यालय कहते हैं, एक खुले में काम करने वाला, वो भी सही है। एक विद्यालय का, विश्वविद्यालय का उद्देश्य व्यक्तियों का निर्माण है, स्टूडेंट्स का निर्माण है।
अच्छे नागरिक का निर्माण करना है। संघ वही कर रहे, मैन मेकिंग। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन इज फॉर मैन मेकिंग। वी नीड एन सिस्टम दैट इज ए मैन मेकिंग एजुकेशन सिस्टम। संघ वही कर रहे, व्यक्ति निर्माण का एक महाविद्यालय खड़ा कर दिया है। विश्वव्यापक एक महान विद्यालय के रूप में भी संघ को देख सकते हैं। जय नंद कुमार जी, आप अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख भी रहे, तो संघ में ये प्रचार परंपरा कब शुरू हुई और क्यों शुरू हुई? क्योंकि पहले तो बहुत दूर रहता था संघ मीडिया से, प्रचार से। देखिए, संघ जब प्रारंभ हुआ था 1925 में, शाखा के अलावा कुछ नहीं था उस समय। दृष्टिकोण केवल व्यक्ति निर्माण के ऊपर ही था। व्यक्तियों के, पर्याप्त गुणवान व्यक्तियों के बिना किसी भी संस्था आगे नहीं चल सकते हैं। राष्ट्र के अंदर एक महापरिवर्तन, महाक्रांति लाने के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन इस रूप में डॉक्टर एडगवार संघ संस्थापक पहले से ही बता, सबसे पहला जरूरत व्यक्ति निर्माण है। इसलिए व्यक्ति निर्माण के अलावा किसी विषय के बारे में संघ अभी सोचेंगे नहीं अभी। लेकिन एक पोजीशन आ गया, संघ के पास वो ताकत आ गया, व्यक्ति भी हो गया पर्याप्त संख्या में अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए, तब विविध क्षेत्र का प्रारंभ हो गया। 1936 में सेविका समिति प्रारंभ हुई। सेविका समिति यानी महिलाओं के बीच में संघ जैसा ऑर्गेनाइजेशन प्रारंभ हुई। 1949 आते आते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रारंभ हुआ। साथ ही साथ हमारे प्रकाशन विभाग अलग अलग न्यूज़पेपर्स प्रारंभ किया। वहां से लेकर पहले जो मैंने बताया, अलग अलग मनुष्य जीवन का जो स्पर्श मिलता है वो सभी क्षेत्र में, शिक्षा से लेकर सेवा तक सभी क्षेत्र में काम शुरू हो गया। उस समय अलग अलग प्रकार के संगठन प्रारंभ हुआ। तब भी हमने संघ के शाखा में जो आवश्यकता है, शारीरिक, बौद्धिक संपर्क, इसके अलावा कुछ कार्य विभाग भी नहीं शुरू किया था। लेकिन आगे चलकर यह भी पता चला, संघ के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में बहुत सारे गलत प्रचार हो रहा है समाज के अंदर। वो प्रचार को ठीक करने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ यहाँ के प्रचार माध्यमों में बहुत बड़ा क्रांति हुई, स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आविर्भाव के आधार पर। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, वेब आ गया, www, और कंप्यूटर के जो क्रांति के आधार पर बहुत बड़ा एक विस्फोटनात्मक परिवर्तन आ गया। उस परिवर्तन को गलत तरीके से उपयोग करते हुए कुछ ताकतें राष्ट्र के विरोध में नेगेटिव समाचार समाज में प्रसारित करने के लिए प्रयास किया है। ये भी संघ का दायित्व बनते हैं। उस समय के संघ के अधिकारी लोगों को लगा पॉजिटिव खबर, पॉजिटिव समाचार समाज में ले जाना। इसके साथ साथ गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं, उसको ठीक करने की आवश्यकता भी है। संघ जो प्रचार विभाग शुरू किया वो राष्ट्र संबंधित पॉजिटिव बातें समाज में पहुंचने के लिए है, और इसके साथ साथ राष्ट्र संबंधित नेगेटिव बात प्रचारित करने का, ठीक करने का है। संघ का प्रचार करने के लिए नहीं था। ये एक मूलभूत फर्क है। अन्य ऑर्गेनाइजेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट शुरू करने के पीछे का उद्देश्य अपना प्रचार करने के लिए है। संघ जो प्रचार विभाग शुरू किया राष्ट्र के बारे में काम करने के लिए है। स्वाभाविक रूप में ये काम करने के बीच बीच में सेवा के जो बात करते हैं, पॉजिटिव बात, यानी सर्विस हो रहे हैं भारत के अंदर, और वो कहने के साथ साथ संघ को कुछ न कुछ प्रचार मिलता है, तो नहीं ऐसा नहीं कहते हैं, वो भी साथ में चलता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के नागरिकों के बीच में, समाज के बीच में पॉजिटिव खबर पहुंचाना, इसके लिए प्रचार विभाग संघ ने प्रारंभ किया। वो 1987 आते आते जो शुरू किया, बाद भी 1990 से इसके बारे में सोचा। 1996 में विधिवत प्रचार विभाग का प्रारंभ हुआ। संघ की 100 वर्ष की जर्नी है। समाज जागरण के संघ ने बहुत सारे काम किए, तो क्या वो मील का पत्थर साबित हुए? कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप बताएंगे? समाज जागरण के बहुत सारे काम 100 वर्ष में किए संघ ने। बहुत सारे काम किया है। अभी संघ प्रारंभ करके
कुछ साल के अंदर ही आपको मालूम है जगह जगह पर हिंदुओं के खिलाफ जो बहुत सारे आक्रमण हो रहा था, कुछ संगठित राष्ट्र विरोधी ताकतों का आक्रमण, मैं किसी का नाम बताना नहीं चाहता हूं। उस समय हिंदुओं के अंदर, सामान्य भारत के हिंदू लोगों के मन में एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम, संघ का ही बड़ा बड़ा कार्यक्रम करके उसके लिए संपर्क, समाज के अंदर संपर्क करने का स्वाभाविक क्रम शुरू में चल रहा था। आगे चलकर समाज के अंदर पूरे राष्ट्र स्वरूपी, राष्ट्र व्यापी कुछ आंदोलन जैसा खड़ा करने का विचार आ गया। तब गो रक्षा को लेकर 1950 उस समय स्वतंत्रता मिलने के बाद में बड़ा आंदोलन भारत के अंदर करोड़ों के तादाद में लोगों के हस्ताक्षर करके और गो रक्षा के लिए बहुत बड़ा संपर्क का कार्यक्रम संघ ने किया। वो समाज के अंदर एक बड़ा आत्मविश्वास पैदा करने के लिए वो फायदेमंद हो गया है। उसके पहले जब भारत का जो स्वतंत्रता के जो आंदोलन चल रहा था, तब भी स्वयंसेवकों को पूरी तरह से छूट या स्वातंत्र्य दिया था संघ ने, अपने अपने हिसाब से अपने अपने जगह पर कौन सी राष्ट्रीय और मूवमेंट चल रहा है उसमें भाग लेने के लिए। वो तो समान एक प्रकार से पैरेलली चल रहा था। लेकिन संघ इनिशिएटिव लेकर पहला एक बड़ा कार्यक्रम अगर देखा है तो ये गोरक्षा आंदोलन है। उसके बाद आगे चलकर देखिए, दक्षिण भारत में कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी जहां तप किया है, पूरे विश्व के अशांति का कारण खोजकर शांति देने के लिए कैसा हो सकता है, ऐसा करके उन्होंने तप किया कन्याकुमारी चट्टान के ऊपर। वहां कुछ लोगों ने, राष्ट्र विरोधी ताकतों ने अपने मजहब का जो कुछ स्थापना करने के लिए कोशिश किया, क्रॉस स्थापना करने के लिए कोशिश किया, उसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी कहना पूर्ण नहीं है, एक प्रकार से विश्वव्यापी आंदोलन संघ ने प्रारंभ किया। उसके फलस्वरूप विवेकानंद केंद्र खड़ा हो गया कन्याकुमारी। अभी भी आपको मालूम है आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठ का स्थापना किया, संघ के नेतृत्व में स्थापित हुए विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी, उसके तत्वावधान में एक 5वां मठ, ऐसा भी कह सकते, द 5th मठ ऑफ भारत, कन्याकुमारी विवेकानंद स्मारक हमने स्थापना की। ये भी उस हिसाब से आप देखने की आवश्यकता है। इसके बाद जब पूरे भारत में बीच बीच में बहुत सारे छोटे मोटे कार्यक्रम किया, मैंने मुख्य रूप में क्या क्या सामाजिक परिवर्तन के लिए किया वो उसका उदाहरण दे रहा हूं। एक महा आंदोलन संघ भारत के लोकतंत्र को रक्षा करने के लिए 1975 में जब इमरजेंसी का घोषणा हुई, आपातकाल का जो घोषणा हुई, इसके खिलाफ मुख्य रूप में संघर्षरत होकर सामने आने के लिए संघ ही तैयार हो गया। इसके वजह से 1977 में 1977 में इमरजेंसी निरस्त होने की एक प्रकार से सत्ता को प्रेरणा करने लायक बहुत बड़ा एक आंदोलन संघ ने तैयार किया था। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भारत में हैं, हम क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन ने, वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन कहने वाले बहुत सारे लोग थे। ये सब अपने अपने घर के अंदर, अपने अपने ऑफिस के अंदर क्लोज करके बैठने के समय, अंदर बैठने के समय संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन रास्ते में उतर के भारत माता की जय, महात्मा गांधी जी की जय, लोकतंत्र पुनर्स्थापित करो, ऐसा नारा लगाते हुए घोर उत्पीड़न पुलिस के द्वारा आक्रमण सहन करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए डेमोक्रेसी को सुरक्षा करने के लिए, संरक्षण करने के लिए संघ ने जो किया हुआ संघर्ष है। उसके बाद एक, अब सभी को मालूम है, इमरजेंसी हटा और एक राष्ट्रीय सत्ता केंद्र में गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन किया। आगे चलकर ये तो पॉलिटिक्स में परिवर्तन लाना संघ का उद्देश्य नहीं, देश के अंदर एक चेतना, एक नया उमंग पैदा करने के लिए संघ ने काम किया। फिर आगे जाते हुए आपको मालूम है राष्ट्र के अंदर एकता को और मजबूत करने की आवश्यकता संघ के सामने आ गई। सामान्य व्यक्तियों के अंदर राष्ट्र के प्रति भक्ति जगाने के लिए राष्ट्र जागरण यज्ञ
संघ पूरे भारत में किया। भारत माता, गंगा माता, गौ माता, इस 3 प्रतीक को सामने रखकर पूरे भारत में रथ यात्रा हमने किया। देश के अंदर करोड़ों लोगों ने फिर से एक बार पुनः समर्पित करने के लिए तैयार होकर आगे आया राष्ट्र के प्रति। भारत के अंदर हमेशा ये राष्ट्र भावना को जाज्वल्यमान रखना है, एनलाइटन करके रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो करने के लिए संघ ने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया, वो भी एक सफल साबित हुआ। फिर एक महत्वपूर्ण आंदोलन सबको मालूम है, संघ ने स्वयं शुरू नहीं किया, यहाँ के सन्यासी लोगों ने शुरू किया। सन्यासी संत वृंद ने प्रारंभ किया। अयोध्या का जो राम मंदिर का जो मुद्दा को लेकर, उसका भी पीछे संघ ने पूरी तरह समर्पित करके संघ काम किया। संघ स्वयंसेवकों ने काम किया, समाज के अंदर भी प्रेरणा जगाई। उसका वजह से क्या परिवर्तन भारत के अंदर आया, ये भी हम सभी को मालूम है। इस प्रकार अन्य प्रोग्राम्स मुख्यतः मैं एक बात करना चाहता हूं, राष्ट्र को सामने रखकर काम करते हैं, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए काम करते हैं। हम हमेशा गाते हैं एक गाना, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। स्वयं करते हैं, समाज को प्रेरणा करते हैं। इसके लिए बीच बीच में इस प्रकार का राष्ट्रव्यापी, एक प्रकार से विश्वव्यापी आंदोलन भी, स्वदेशी आंदोलन भी इस बीच में संघ ने किया। इसके वजह से राष्ट्र, मैंने शुरू के सवाल के उत्तर के रूप में बताया, राष्ट्र और ताकतवर बनकर आगे बढ़ रहा है। संघ के संस्थापक डॉक्टर साहब का कथन था कि शहर में 1% स्वयंसेवक और ग्रामीण क्षेत्रों में 3% स्वयंसेवक पर्याप्त हो जाएंगे, मतलब पर्याप्त रहेंगे, मतलब जब तक पर्याप्त हो जाएंगे। तो इसका इस सवाल पर मेरा ये सवाल है कि जो डॉक्टर साहब ने सोचा था कि 1% और 3% की बात, क्या आज आपको लगता है कि पूर्ण हो गई? 1% और 3% यानी स्वयंसेवक, समर्पित स्वयंसेवकों के निर्माण होना चाहिए। Those स्वयंसेवक who can influence 99% of the town dwellers, शहर में जीने वाले 99% लोगों को इन्फ्लुएंस करने लायक ताकत, शक्ति, जिनके पास ऐसे 1% होना चाहिए। As you told that व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण मतलब वही है, ऐसे लोग होना चाहिए। गांव में उस प्रकार का 3% मतलब बाकी 97% को साथ में ले जाने का। देखिए, अर्नोल्ड टॉयनबी करके एक बहुत बड़ा विचारक थे, इतिहासकार थे, संस्कृति का, नागरिकता के कहानीकार है, ऐसा कहते हैं अर्नोल्ड टॉयनबी को। अर्नोल्ड टॉयनबी कहते हैं एक परिवर्तन के लिए, विश्व के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, राष्ट्र के अंदर परिवर्तन लाने के लिए एक क्रिएटिव माइनॉरिटी का जो नेतृत्व में वो राष्ट्र जब बनते हैं तब परिवर्तन आ जाते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। संस्कृति या नागरिकता हमेशा रैली में, उनका जो शब्द प्रयोग है रैली यानी प्रगति, आगे जाते हैं जब उस समाज के अंदर, उस राष्ट्र के अंदर एक क्रिएटिव माइनॉरिटी, तो क्रिएटिव माइनॉरिटी यानी वो राष्ट्र का निर्माण के लिए कारण है, हेतु है, उस विचार को सामने रखकर काम करने वाले लोग, स्वयं जीवन में वो उतार के काम करने वाले लोग बाकी सभी लोगों को आगे ले जाते हैं। इसको कहते हैं क्रिएटिव माइनॉरिटी, यानी सृजनात्मक अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक होंगे लेकिन वो सृजनात्मक होंगे। लेकिन देश पतन में हो जाते हैं, टॉयनबी कहते हैं वो एक प्रकार से एक अग्रेसिव माइनॉरिटी के हाथ में काम आते हैं। सत्ता आता है तो उनके पास संस्कृति का बल नहीं होगा, नागरिकता का बल नहीं होगा, मूल्य का बल नहीं होगा। ऐसे देश पतन में जाते हैं। इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए भी हमको यहाँ एक क्रिएटिव माइनॉरिटी का गठन करना है। वो क्रिएटिव माइनॉरिटी अथवा सृजनात्मक अल्पसंख्यक, उसके बारे में डॉक्टर जी ने दूसरे शब्दों में प्रयोग किया, 1% और 3%। अभी जो भारत के अंदर और 5 लाख गांव में हम पहुंचना चाहिए, 5 लाख गांव यानी उसमें बहुत नगर भी है, शहर भी है, वो पहुंचने के बाद वहां 1% और 3% का निर्माण होना वो हो जाएगा। क्योंकि अभी जो संघ अचीव किया है 100 ईयर्स के अंदर, वो आने वाले 25 साल के अंदर
या 20 साल के अंदर उस प्रकार का एक लक्ष्य पहुंचने का एक क्रिटिकल मास संघ अपनाया है। 1 लाख गांव में शाखा है, करोड़ों के तादाद में स्वयंसेवक है, उससे भी कितना गुना संघ के हितैषी लोगों के बड़ा एक अभियान बन गया है, संगठन बन गया है। उस ताकत को बेस में देखकर बाकी जगह पर पहुंचने के लिए उतना समय नहीं लगेगा। अभी जो 100 इयर्स लगा यहां तक पहुंचने के लिए, आगे के जो रास्ता गति बहुत ज्यादा होंगे, तेज होंगे और आपको सामने, हम सभी को सामने देखने लायक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जी अनंत कुमार जी, आपने केरल में विभिन्न दायित्वों पर एज एन प्रचारक रहते हुए बहुत सारा काम किया है और देश में सबसे मजबूत कहा जाता है कि संघ का काम केरल के अंदर है। डेमोग्राफिक चेंज उसके बावजूद क्यों हो रहा है और इससे लड़ाई लड़ने के लिए क्या मतलब आप वो प्लान है संघ के पास? देखिए, केरल के अंदर ठीक है, डेंसिटी, सांद्रता, शाखाओं की संख्या की दृष्टि पर एक ज्योग्राफिकल एरिया, एक छोटे ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर 5000 के आसपास शाखा, मतलब यहाँ का शाखाओं की संख्या ज्यादा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पूरे भारत में सबसे ज्यादा शाखा केरल में है ऐसा बताना ठीक नहीं है। संघ का काम मजबूत है। मजबूत है। मजबूत मतलब क्या है? शाखाओं की संख्या के आधार पर हम ऐसा बिल्कुल कंक्लूजन पर ना पहुंचना, राजस्थान के जैसा शक्तिशाली है, उत्तर प्रदेश के जैसा संघ शक्तिशाली, ऐसा नहीं है। क्योंकि राजस्थान 3 प्रांतों में डिवाइड किए हुए एक राज्य है, वहां के जो शाखाओं की संख्या केरल से कितना गुना ज्यादा है। और सोशल इन्फ्लुएंस भी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। लेकिन एक परसेप्शन ऐसा है केरल सबसे ताकतवर, उस प्रकार से एक कंक्लूजन में आना पहली बात तो पूरी तरह सच नहीं है। शाखाओं की संख्या ज्यादा है। देखिए, शाखा चलाने के लिए कितना स्वयंसेवकों की संख्या चाहिए? अच्छे करेजियस एक व्यक्ति है तो एक गांव में शाखा चला सकते। कितने भी आपके सामने चैलेंजेस से, चुनौतियां है तो भी एक करेजियस स्वयंसेवक, एक अच्छे साहसिक स्वयंसेवक है तो 1 या 2 है तो एक शाखा चला सकते। लेकिन वो 1 और 2 व्यक्ति केवल होने के कारण से सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव होगा ऐसा नहीं है, एक पहली बात। फिर भी आपके जो आकलन सच है, शाखाओं की संख्या इतना ज्यादा होने के कारण कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा है। एक प्रकार से मैंने बार बार उपयोग किया, साहसी स्वयंसेवकों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए तो शाखा चलते हैं। और आपने जो डेमोग्राफी का जो बात बताया, ये डेमोग्राफी अभी बदला ऐसा नहीं है। केरल में जो ईसाई या मुसलमान या कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रवेश, ये 3 मजहब ऐसा कर सकते, तीनों का प्रवेश अभी भी नहीं हुआ है। ये तीनों का पूरे विश्व में इस्लामिक या ईसाइयों का जो शुरुआत हुआ था तब से लेकर केरल में भी है ये दोनों मजहब। कुछ लोगों को लगता है ईसाई लोग तो मुंबई यूरोपियंस के साथ पश्चिम तट से प्रवेश किया वगैरह वगैरह सोच है, गलत है वो सोच। ईसाई हिस्ट्री में भी आप अगर गहराई से जाकर अध्ययन किया है तो मालूम होता है पहले केरल में आए हैं। वो भी ईसा मसीहा के कंटेम्पररी या उनके शिष्यों में एक सेंट थॉमस केरल में पहुंचा है, ऐसा हिस्ट्री वो लोग कहते हैं। मतलब उनके कहानी के अनुसार 2000 साल का हिस्ट्री है केरल के अंदर का ईसाइयों का। छोड़ दिए, कुछ लोग कहते हैं वो सेंट थॉमस ईसा मसीहा के शिष्य सेंट थॉमस नहीं है, बाद में 200 साल के बाद आगे हुए एक दूसरा सेंट थॉमस है। मान लीजिए ऐसा है तो भी 1800 ईयर्स का जो हिस्ट्री है, छोटे मोटे हिस्ट्री नहीं है। ये बीच के कालखंड में आधुनिक काल में प्रवेश किया, वो कल्पना सही नहीं है। तब से लेकर काम कर रहे हैं। मुसलमानों की जो बात देखिए, वो भी मोहम्मद पैगंबर के कंटेम्पररी एक मालिक दिनार ने, पहले अरब वंशज थे, बाद में अरब पूरा इस्लाम बन गया। वो ट्रेड के लिए आए हुए अरब जब मुसलमान बन गया तब से लेकर केरल में मुसलमानों का भी प्रवेश हुआ था। ये बात किसी को पता नहीं है। लोग कहते हैं सिंध से इधर आए हैं इस्लाम केरल भारत में ट्रेड के लिए होगा,
अलग उद्देश्य को लेकर होगा, आक्रमण के लिए नहीं होगा, लेकिन प्रवेश पहले से ही है। तब से लेकर उनके मजहबी काम चलते रहते थे। मतलब संघ प्रारंभ होने के पहले ही इन लोगों का जट मजबूत हो गया था भारत केरल के अंदर। उनके आबादी भी पर्याप्त मात्रा में, डेमोग्राफी कहने के पीछे हम चिपचिपा के वही बात कह रहे हैं ना, इसलिए मैं खुले में बता रहा हूं। उन लोगों की संख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया था। लेकिन 1942 में केरल में संघ प्रवेश हुआ था। 1942 25 में नागपुर में प्रारंभ होकर फिर भी 17 साल के बाद ही संघ केरल में प्रवेश किया। तब से लेकर संघ के ताकत के कारण, आपने जो बताया, शाखाओं के संख्या के वजह से, हिंदुओं के बीच में हिंदू भाव को जगाने का संघ का प्रयोगों के कारण से बहुत हद तक मतांतरण को रोकने में कामयाब हो गया है। मतलब बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकने में, एक प्रकार से हिंदू भाव जगाने में संघ का काम के वजह से बहुत सारा फायदा समाज को मिला, देश को मिला है। लेकिन फिर भी केरल उनका इतना महत्वपूर्ण इतिहास के आधार पर देखने के समय भी उनका एक बहुत बड़ा स्थान है केरल इस रूप में। उनके विदेश के सहायता से लेकर, गल्फ मनी का सहायता लेकर, यूरोपियन मनी का जो मतांतरण शक्ति का जो काम चलते रहते हैं। संघ के पास संपत्ति वगैरह तो नहीं है, आर्थिक सहायता देने के लिए कोई नहीं, फिर भी हिंदू समाज के सपोर्ट के आधार पर बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट संघ खड़ा कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद का, धर्म जागरण विभाग का और अन्य ऑर्गेनाइजेशन भी आजकल बहुत कार्यरत है हिंदुओं के आबादी कम होने से रोकने के लिए। और अभी आपको मालूम है ये केरला स्टोरी जैसा फिल्म बनाया है, वो फिल्म बना के कला संस्कृति फिल्म जगत में भी इसका प्रचार करने के लिए काम किए हुए लोगों के बीच में पीछे कौन काम किया था वो भी आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसा ही शून्यता से आया ऐसा नहीं, इसके पीछे भी एक काम करने के लिए लोग था। इसके वजह से बहुत बड़ा प्रचार इस विषय को मिला, राजस्थान तक इसका प्रचार मिला है। इसके वजह से आगे बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए क्या क्या योजना बनाना ये तो पब्लिकली बताने की आवश्यकता नहीं है, तो लेकिन संघ के वजह से ये भी हो रहा है। ये फिल्म की आपने बात की, छोटा सवाल बीच में कि केरला फाइल्स फिल्म मैंने भी देखी और आंखों में आंसू थे मेरे भी और मेरे परिवार के भी, और जिन भी लोगों ने देखी राजस्थान में भी और दिल्ली में और भी जो हिंदी बेल्ट है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोपोगंडा है, वास्तविकता क्या है? आप तो वहां पे खुद प्रचारक रह के आपने जीवन जिया है वहां पर। नहीं, ये तो वास्तव ही है। वास्तव कहने का जो लोग कौन बताया ये वास्तव है, सामान्य संघ स्वयंसेवक ने बताया ऐसा नहीं है। देख लीजिए केरल के हाई कोर्ट के अंदर एक केस आ गया 30 साल पहले एक केस आ गया था। वो केस 2 अमुस्लिम नॉन मुस्लिम लड़कियों को कुछ मुसलमान युवकों ने उठाकर लेकर गया है, प्यार के ये सो कॉल्ड लव दिखाकर लेकर गया था। इसके खिलाफ इन दोनों बच्चियों के, एक हिंदू है एक ईसाई है, केरल के अंदर इस्लामिक लव जिहाद का जो शिकार बन रहे केवल हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर भी आक्रमण हो रहा है। केस जस्टिस एक हाईकोर्ट जस्टिस के सामने आए, केस KT शंकर करके जस्टिस के सामने। केस के जो ट्रायल के बीच बाद में जब वो इट वॉज ए हेबियस कॉर्पस अर्जी, कोर्ट ने बताया, देखिए बहुत सारे केसेस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है, 4000 से ज्यादा इस प्रकार का अबडक्शन हो रहा है। एक प्रकार से एक लव को एक जिहाद के रूप में चलाने का षड्यंत्र है क्या? ये नहीं, ये पुलिस ने जांच करने की आवश्यकता है। उस जमाने पर उन्होंने बताया रजिस्टर्ड केसेस 4000 से ज्यादा है, मतलब जुडिशरी हैज अप्रूव्ड। ये तो स्वयंसेवक कहते हैं प्रोपेगेंडा, जुडिशरी का प्रोपेगेंडा है क्या? बाद में केरल के अंदर मुख्यमंत्री रहे ऐसा एक व्यक्ति है, कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर, सामान्य कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक है, अच्युतानंदन करके व्यक्ति, तो पोलिट ब्यूरो मेंबर भी रहे। वो मुख्यमंत्री जब थे, एक क्वेश्चन के आंसर के रूप में
उन्होंने बताया केरल के अंदर बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है मुसलमानों के नेतृत्व में। कहने वाला कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है। आज के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ऐसा नहीं बताएंगे, उनको मुसलमानों के सपोर्ट चाहिए, वोट चाहिए। लेकिन अच्युतानंदन ने खास तौर पर बताया, साफ तौर पर बताया, उन्होंने बताया ये मुसलमानों की एक साजिश चल रहा है। 2025 आते आते, साल भी बताया उन्होंने, अच्छा, आते आते केरल को एक इस्लामिक देश में बदलाव, परिवर्तन करने का साजिश है, ये चल रहा है। इसके लिए क्या क्या मार्ग अपनाते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। ये लोग पैसा लेकर आते हैं और हिंदू युवती और अन्य युवतियों के सामने इस प्रकार का एक करके, उनके शादी करके, मतांतरण करके, बच्चा पैदा करके, संज्ञा बढ़ाकर, पूरा इसका जो मेथडोलॉजी भी अच्युतानंदन है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, मलयालम भाषा में अभी भी अवेलेबल है डोमेन, ओपन डोमेन में अवेलेबल है वो स्पीच, इट हैज बीन सेड। नॉट ओनली दैट, केरल के अंदर इस प्रकार का लव जिहाद चल रहा है क्या, या इस प्रकार के नॉन मुस्लिम लड़कियों का जो अबडक्शन हो रहा है क्या, ऐसा करके क्वेश्चन आने के समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी वही बात बताया था। केरल के अंदर अभी जो मैंने पहले बताया जुडिशियरी, देन बताया पॉलिटिकल लीडरशिप, लेजिस्लेचर, अभी बता रहे एग्जीक्यूटिव। केरल का जो 3 डीजीपीस, पुलिस चीफ्स बताया इस प्रकार का जो बात हो रहा है ऐसा। सो इट इज नॉट एन आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद प्रोपेगेंडा, इट इज ए प्रूवन फैक्ट, ये प्रूव किए हुए फैक्ट है। अभी भी रिपीट करते रहते हैं, लेकिन संघ से प्रेरणा लेकर हिंदुओं की रक्षा के लिए काम करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आज कार्यरत है। मैंने जो पहले बताया, ये डेमोग्राफी को एक प्रकार से बचाने के लिए काम में लगे हुए लोगों ने अन्य एक प्रकार से फील्ड से काम कर रहे हैं। उसका फलस्वरूप में केरला स्टोरी के अंदर ये विषय सब आप जैसे लोगों के भी आंखों में आंसू आने लायक तरीके से एक फिल्म भी बनाए। वो फिल्म को इस बार उसके बेस्ट डायरेक्शन का जो अवार्ड भी मिला। बहुत सी बार सुनने को मिलता है संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। इसका तात्पर्य क्या है? मैं बहुत से मंचों से सुन लेता हूँ, बहुत सारे संघ के बड़े अधिकारी भी कह देते हैं मीडिया के माध्यम से। संघ एक ही काम करते हैं, वो व्यक्ति निर्माण का काम है। शाखा चलाना, व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकते हैं। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन विथ ऑल क्वालिटीज, गुणवान व्यक्तियों का निर्माण किया है तो परिवर्तन आ सकते। इसलिए संघ कुछ भी नहीं करे, शाखा चलाना व्यक्ति निर्माण के अलावा, लेकिन स्वयंसेवक कुछ भी छोड़ते नहीं। दैट्स इट। संघ कुछ नहीं करते हैं, स्वयंसेवक कुछ छोड़ते नहीं है। ये है संघ का जो इक्वेशन। मतलब स्वयंसेवक अपने रुचि के अनुसार जिस क्षेत्र में वो काम करते हैं, वो क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए वो स्वयं काम करते। वो स्फूर्ति, वो प्रेरणा संघ शाखा से उनको मिलते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी नागपुर में जाकर वहां तो संघ शाखा के महत्व के बारे में बताने के समय भी उन्होंने ये बात बताया था। उन्होंने स्वयं नहीं बताया मैं पॉलिटिक्स में परिवर्तन ला रहे, ऐसा नहीं बताया, लेकिन सभी को मालूम है किस प्रकार से पहली बार एक प्रधानमंत्री में मुख्य सेवक प्रधान सेवक है। ऐसा अभी तक कितने लोगों ने बताया था? प्रधान सेवक है, मैं प्रधानमंत्री थोड़ी होती है, मैं प्रधान सेवक है। ये सेवक मनस्थिति पॉलिटिशियंस के अंदर लाने का अभी तक का जो क्या विचार चल रहा था, पॉलिटिशियंस यानी हम राजा है, हम सभी को एक प्रकार से आप सभी को मैं गवर्न करते हैं। नहीं, मैं सेवक। ये स्वयं सेवक ही बता सकते इस प्रकार का काम। एक दत्तोपंत ठेंगड़ी एक अच्छे स्वयंसेवक, वो स्वयंसेवक के मन में ऐसा विचार आ गया, उनके रुचि के अनुसार बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर, ट्रेड के फिलॉसफी के ऊपर और इकोनॉमिक फिलॉसफी के ऊपर उनको लगा, और संघ को भी लगा ट्रेड यूनियन के अंदर इस विचार को लाना है। स्वयंसेवक इस रूप में दत्तोपंत ठेंगड़ी ऐसे अच्छा कार्यकर्ता, उन्होंने छोड़ा नहीं, वहां परिवर्तन लाया। भारतीय मजदूर संघ अभी भारत के अंदर सबसे बड़ा, केवल भारत में नहीं, आपको पता है पूरे विश्व में सबसे बड़ा लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस रूप में भर कर आया है। इस प्रकार अनेक स्वयंसेवक
एकनाथ रानडे, वो एक अच्छा स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अधिकारी भी थे। विवेकानंद केंद्र जैसे एक क्रिटिकल मोस्ट स्ट्रैटेजिक प्लेस में कुछ लोगों ने कब्जा में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं कन्याकुमारी में, तुरंत वहां ये मेरा दायित्व बनता है ऐसा करके वहां आकर विवेकानंद केंद्र खड़ा कर दिया। इस प्रकार एक बाबा साहेब देशपांडे जी को लेगा वनवासियों के बीच में सेवा करने के लिए एक राष्ट्रीय विचार का ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। उनको लगा, उन्होंने सब कुछ छोड़कर वनवासियों के बीच में गया, हजारों लाखों पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को बनाया, वनवासियों के बीच में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सेवा ऑर्गेनाइजेशन वनवासी कल्याण आश्रम के रूप में खड़ा कर दिया है। इस प्रकार आपको कितने भी एक एक गांव के अंदर भी काम करने वाले स्वयंसेवक हैं। अभी तक जो मैंने बताया उदाहरण, एक श्याम प्रसाद मुखर्जी, एक दीनदयाल उपाध्याय, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक नरेंद्र मोदी जैसे स्वयंसेवकों ने पॉलिटिक्स में परिवर्तन लाया, एक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने किसान क्षेत्र में, मजदूर क्षेत्र में परिवर्तन लाया। ये बड़ा है, एक प्रकार से एक मैक्रो परिवर्तन है, लेकिन इस प्रकार माइक्रो ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं सूक्ष्म तल पर। एक एक गांव में इस प्रकार काम करने वाले स्वयंसेवक से आवश्यकता पड़ने पर तुरंत वहां जाते हैं, वो समस्या में फेस करना चाहिए, हल करना है, सोल्व करना है, ऐसा करके काम करने वाले लाखों स्वयंसेवक से। यह है इसका अर्थ। संघ केवल एक दृष्टि देते, संघ केवल गुणवान व्यक्ति का निर्माण करते। वो गुणवान व्यक्ति स्वयंसेवक अपने अपने क्षेत्र में एक संस्था के रूप में, व्यक्ति के रूप में परिवर्तन लाने के लिए काम करते हैं। अब स्वयंसेवक की बात कर रहे थे, स्वयंसेवक ने लाल किले से बोला तो कुछ अन्य विचार के लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में क्यों बोला? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में क्यों नहीं बोलना है, ये पूछना चाहिए। बाकी क्यों नहीं, ये इतना लेट क्यों हुआ है संघ जैसे। लेकिन हर साल बताने की आवश्यकता नहीं, इस साल 100 इयर्स पूरा हो रहा है। इस प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन आप दिखाइए हमारे सामने, 100 इयर्स से विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काम करते रहते हैं। भारत के अंदर जो कितने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आए गए, कितने टुकड़े में बिखरे हुए हैं, लेकिन संघ ऐसा एक ही ऑर्गेनाइजेशन है 100 इयर्स में राष्ट्र सेवा में लगे हुए एक ऑर्गेनाइजेशन। 100 साल पूरा हो रहा है। इस साल की विशेषता के बारे में भारत के प्रधान सेवक अपने नेशनल जो सिटीजन्स को जो बात करने के समय, एड्रेस करने के समय इस उदाहरण बताने में क्या आपत्ति है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक महत्वपूर्ण एक ओकेजन है, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। संघ ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक प्रकार से पब्लिकली बताने लायक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट किया है। इसके वजह से पत्रकार लोगों के मन में भी शक आते हैं, वो लोग भी पूछते हैं, वो वहां लाल किले के पवित्र चीरे से ये बात बताना ठीक है क्या या नहीं? ठीक है, बिल्कुल सही है, ये अगले साल बताने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही है। इस साल एक महत्वपूर्ण संधि है, 100 इयर्स हो गया। ये ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए कुछ नहीं किया है क्या? भारत के अंदर जब जब भारत कुछ चैलेंजेस को फेस करने के समय वहां कौन आए थे? स्वतंत्रता संग्राम के समय भी, भारत के विभाजन के संदर्भ में भी, भारत के ऊपर चीन या पाकिस्तान के आक्रमण होने के समय, प्राकृतिक आपदाएं आने के समय अपने जान के बारे में बिल्कुल सोचने बिना सामने आकर काम करने वाला लोग दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन का आप बताइए, ऐसा ही तो बता सकते हैं। लेकिन संघ ऐसा एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, काम करते हैं बिना प्रचार, पीछे फिर से पीछे मोड़कर संघ शाखा में जाकर अपना काम चलते रहते हैं निशब्द रूप में। ये काम करने वाले इस ऑर्गेनाइजेशन 100 इयर्स पूरा हो गया है, ये अनाउंस करने में क्या आपत्ति है? उतना तो करना चाहिए ना। क्या 100 वर्ष में संघ का कार्य सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी हो गया है? नहीं, पूरी तरह मैंने जो 1%, 3% वाला जो विषय पूछने के समय भी उत्तर दिया था, सर्वस्पर्शी होना चाहिए। तो भारत के सब गांव में संघ प्रारंभ होना चाहिए, सब प्रकार के समाज के अंदर, ग्रुप के अंदर पहुंचना चाहिए।
संघ भारत के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होंगे, लेकिन संघ का जो लक्ष्य सामने रखकर आप एनालाइज किया है, तो विश्लेषण किया है, तो मालूम हो जाएगा संघ सर्वस्पर्शी अभी भी बाकी है जाने के लिए। 1 लाख शाखाएं यानी बहुत बड़ा है, ये बात सच है। संघ इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन भारत, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। पूरे विश्व में लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन संघ है। लेकिन संघ के सामने का लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य समाज के अंदर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने के लिए नहीं है, समाज का संगठन करने के लिए है। डॉक्टर एडगवार हमेशा कहते थे, आरएसएस इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी बट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। समाज पूरा संगठित होना चाहिए, समाज और संघ एक समकेंद्रित एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। पूरे समाज को संगठित करने के लिए संघ काम कर रहे हैं। इसलिए इस शताब्दी के संदर्भ में संघ इसको एक सेलिब्रेशन मूड में लेने के नई हाथ में लिया है। संघ जो इसको देखते हैं एक प्रकार का इंट्रोस्पेक्शन यानी अंदर देख रहे हैं, अपने अंदर देख रहे हैं, whether we have achieved that or not. We came to the conclusion, though we have achieved this much strength, we haven't yet reached that great lakshya which has been put before us by the Sangha. संस्थापक और अधिकारी लोगों ने सामने रखा, पूरे समाज को संगठित करना, वो बाकी है, उसमें हम आगे बढ़ रहा है। शतवार्षिकी योजना में हमारे सामने सबसे पहला जो बिंदु पूरे भारत के सब गांव में पहुंचना, एक अलग अलग समाज के अंदर पहुंचकर सामाजिक समरसता के लिए काम करना, समाज के अंदर सद्भाव बढ़ाना है। संघ है स्ट्रांग, मैं अगेन एंड अगेन बता रहा हूं, संघ वीक नहीं है, संघ बड़ा है, स्ट्रांग है। फिर भी कुछ एरिया पर अभी भी सद्भाव के विरोध में काम करने वाली ताकतें कार्यरत है। उसको भी एक प्रकार से परिवर्तन लाना, समरसता लाना, सद्भाव लाना, समाज के राष्ट्र के सभी गांव में पहुंचना, सब परिवार के अंदर हिंदू संस्कृति के आधार पर जीवन जीने का एक माहौल लाना। संघ स्वयं से होंगे घर पे हिंदू संस्कृति है, हिंदू कल्चर संस्कार युक्त ऐसा है, लेकिन अभी भी जाने अनजाने बहुत सारे हिंदू होंगे घर पे हिंदू संस्कार में, ऐसा नहीं बता रहा हूं, हम अब सभी को मालूम, अभी भी एक प्रकार का कॉलोनाइज्ड माइंडसेट है कुछ लोगों का। बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो केक रखते हैं, केक के ऊपर मोमबत्ती लगते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, फिर बुझाते हैं। इस प्रकार का एक वेस्टर्न तरीके से, एक सिंपल उदाहरण बता रहा हूं, फोन उठाकर हेलो बताने से लेकर, हेलो यानी मतलब क्या है, हे नरक, ऐसा है, एक वेस्टर्न तरीका है। वेस्टर्न पाश्चात्य तरीके में इस प्रकार का बहुत सारी बातें हैं, वेशभूषा में, भाषा में, भोजन में, अभी भी कॉलोनाइज्ड माइंडसेट है। इसको हटाने ये भी लक्ष्य रखकर संघ काम कर रहे, इसलिए कहते हैं हर परिवार हिंदू संस्कार से युक्त परिवार बनना चाहिए। समाज के अंदर इस प्रकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य सामने रखकर संघ काम करते हैं, पूरी तरह 100% सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सब प्रकार के सर्वस्पर्शी संघ खड़ा करने के लिए। तब जाकर परम वैभव पूरा हो जाएगा, तब जाकर कृण्वन्तो विश्वमार्यम ऐसा वैश्विक लक्ष्य पूरा करने के लिए भारत स्ट्रांग बन जाएगा, ताकतवर बन। डॉक्टर साहब की एक बात याद आती है, याची दही याची डोला, इसका मतलब क्या है? देखिए, सामान्यतः सभी स्वयंसेवकों के सामने विशेष रूप में हिंदू समाज के सामने ऐसा एक लक्ष्य रखने की आवश्यकता है, इस शरीर के साथ, इस कानों पे, इस आंखों से राष्ट्र के वैभव देखना चाहिए हमको। उस प्रकार आपका एफर्ट लेने की आवश्यकता है। याची देही याची डोला, मतलब इसी शरीर, इसी आंखों, इसी कान से इसका अनुभव आपको मिलना चाहिए। तब इसलिए पूरी तरह समर्पित होकर काम करने के लिए हमेशा संघ का जो डॉक्टर जी से लेकर सभी लोग एक लक्ष्य सामने रखते हैं, उसका एक उदाहरण ये लाइन, हमारे मन में भी वही लक्ष्य होना चाहिए ना। मेरे मृत्यु के बाद परम वैभव आने से क्या फायदा है, इसलिए हमारे इस जीवन काल में इसको पूरा करना चाहिए। ऐसा लक्ष्य अपनाने के लिए
इस एक नारा ऐसा कर सकते, गीत का लाइन कर सकते, क्या ऐसा पूर्ण हो गया वो लक्ष्य जो हम सोच? अभी भी 1 लाख गांव तक संघ पहुंचा है। पूर्ण होना यानी पॉलिटिकल परिवर्तन आगे एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बनने से ये पूरा नहीं होगा। पूरे समाज परिवर्तित होगा, पूरे समाज संगठित होगा। वो समाज के अंदर एक एक गांव के अंदर उस पूरा समाज को नेतृत्व करने लायक सन्यासी तुल्य समर्पित भाव से काम करने वाला 1%, 3% स्वयंसेवक बनना, तब जाकर पूरा हो जाएगा। तब जाकर याची देही आजी दौड़ा ये पूरा हो जाएगा। उस समय के लोगों को उनके अपने शरीर से स्वयं अपने जीवन काल में राष्ट्र का वैभव अनुभव सिद्ध होगा। लेकिन काम करने वाले लोग कैसा काम करना, मेरे जीवन काल में ये पूरा करना, इसलिए पूरा एफर्ट डालना चाहिए। डॉक्टर जी भी वो एफर्ट डाला है। इसलिए आपको मालूम है 51 साल के अंदर उनका जो शरीर इतना रोग ढगात्र था, इतना बलिष्ठ काय था, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था, फिर भी उतना एफर्ट देकर याच देगी याची दौड़ा, मेरे शरीर मेरा आंखों में मैं मेरे जीवन काल में राष्ट्र का वैभव देखेंगे, ऐसा करके कठिन यत्न करने से उनका शरीर पूरा एक प्रकार से एक चंदन का टुकड़ा के जैसा देश के लिए वो पूरा एक प्रकार से परिमल देकर समाप्त हो गया। बाकी भी लोग पीछे आए, उनके मन में भी ये विचार मेरे अगले पीढ़ी परम वैभव पहुंच जाएंगे, ऐसा ही तो मैं थोड़ा विश्राम करेंगे, इस दृष्टि से नहीं, मेरे जीवन काल में इसको पूरा करेंगे, ऐसा किया। इस प्रकार के समर्पण भाव के परिचायक है वो लाइन। अभी तक उस पूरा परम वैभव स्थिति पहुंचा नहीं है। परम वैभव स्थिति पहुंचाने के लिए और भी काम करना है, लेकिन अभी आगे के जो रास्ता, बहुत सारे चैलेंजेस है हमारे सामने, लेकिन वो चैलेंजेस है तो भी मैंने जो पहले बताया ना, अभी तक का जो प्रयास, अभी तक जीवन न्यौछावर करते हुए काम किए हुए कितने भी हमारे पूर्वज, उनके प्रयास से जो क्रिटिकल मास संघ ने अपनाया है, इट इज दैट इजी टू अचीव दैट लक्ष्य विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड। ऐसा हम आगे बढ़ रहा है। संघ के अनुसार हिंदू की परिभाषा कौन, हिंदू क्या, हिंदू क्या है? हिंदू यानी देखिए, भारत के अंदर कितने भी लोग हैं, इन प्रिंसिपल पूजनीय सरसंघ चालक कहते हैं 4 प्रकार के हिंदू होते हैं। इसका मतलब भारत में कितने लोग भारत के पुत्र हैं, वो सब भारत को उनके माता समझने वाले सभी लोग हिंदू ही है हमारे कल्पना में, एक प्रकार से मैं बता रहा हूं। इसलिए उन्होंने सामान्यतः कहते हैं 4 प्रकार के हिंदू होते हैं। एक, मैं हिंदू हूं और उसमें उस हिंदू होने से मेरे को गर्व है, ऐसा सोचने वाले पहला हिंदू। दूसरा, हिंदू है मालूम है, लेकिन फिर भी अज्ञानवश उनको, अज्ञान मतलब हिंदू का जो महत्व क्या है नहीं समझते, इसलिए गर्व नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग हैं। तीसरा भी एक ग्रुप है, उनको मैं हिंदू है, दूसरा ग्रुप को घृणा नहीं है लेकिन गर्व नहीं है। तीसरा ग्रुप हिंदू होने से शर्म लगते हैं, ऐसा भी लोग हैं। आई एम नॉट ए हिंदू, हिंदू कहते हैं लेकिन हिंदू होने से मेरे को गर्व वगैरह नहीं, इतना मात्र नहीं है, शर्म भी लग रहा है, विरोध में काम करते हैं। चौथा एक ग्रुप है, वो हिंदू है उनको समझ में नहीं आते, मैं हिंदू है ऐसा मालूम भी नहीं। पहला 3 बात ग्रुप को सही में मैं जन्म में हिंदू है, लेकिन पहले ग्रुप को गर्व है, दूसरे ग्रुप को कोई गर्व नहीं है, तीसरे ग्रुप को विरोध है, लेकिन चौथा ग्रुप को उनको बिल्कुल मालूम भी नहीं है मैं हिंदू है। इसलिए हमारा जो काम, ये पहला जो ग्रुप के अंदर पहला काम था, उनके संगठन के बल से दूसरा ग्रुप के अंदर परिवर्तन लाने में हम कामयाब हो गए, इसके वजह से संघ इतना बड़ा है। अभी तो काम हो रहा है तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप के बीच में, मतलब विरोधी लोगों के बीच में भी जाकर संघ काम कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ लोगों के मन में हिंदू है ऐसा जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में काम करते हैं। और एक प्रकार से एक श्लोक के रूप में, एक सूक्त के रूप में इसका डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशन से परिभाषाएं हैं। वीर सावरकर जी का एक डेफिनेशन है। वीर सावरकर क्रांतिकारियों के राजकुमार, वो जब अंडमान जेल में 2 आजन्म कारावास रहते थे, वहां अंदर सिलवा जेल के अंदर, वहां रहकर वेद सूक्त के जैसा पवित्र एक सूक्त के रूप में, एक श्लोक के रूप में हिंदुओं का
उन्होंने हिंदू के जो डेफिनेशन दिया, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव हिंदू सवै हिंदू रीति स्मृता। हिंदू कौन है? आ सिंधु सिंधु पर्यंता, सिंधु नदी से लेकर सिंधु यानी सागर समुद्र तक फैला हुआ इस देश को अपने पूर्वजों की भूमि, मेरे पूर्व जन्म के सुकृत के कारण, पुण्याई के कारण जन्म मिले हुए देश, ऐसा पुण्य भूमि मानने वाले लोग, मेरे पूर्वजों की पितृभूमि, पितृभूमि मतलब पूर्वजों की भूमि, और मेरे पुण्य भूमि, ऐसा मानने वाले कौन है? वो सब हिंदू है, ऐसा कहते हैं। अपने पूजनीय सत्संग चालक जी ने एक स्टेप भी आगे चलकर बताया, अगर उनके मन में हिंदुओं के बारे में जानकारी ठीक तरह से नहीं है इसलिए वो ऐसा रहते, वो भी हमारे कल्पना में हिंदू है इसलिए हम उनके पास भी जाते हैं, उनके मन में भी परिवर्तन लाने के लिए संस्कृति के आधार पर हम सभी हिंदू है, हम इस देश के पुत्र इस रूप में हिंदू है, ऐसा करके आगे बढ़ने के लिए करते हैं। सो दैट इज हिंदू संघ के साथ। सब कोई किसी पंथ मत किसी को भी मानता हो, किसी पंथ को और किसी भी धर्म को मानता हो, वो हिंदू है। ये सब मैं हिंदू मानते हैं तो मैं हिंदू हूं। किसी को डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी बताया था, जब एक बार ये परिभाषा के चक्कर में संघ के संस्थापक कभी पढ़े नहीं है, किसी ने पूछा हिंदू के परिभाषा की, उन्होंने बताया एक ही परिभाषा है, मैं हिंदू हूं, ये है हिंदू। ऐसा किनके मन में सोच है वो हिंदू है, ऐसा किसी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं मैंने संस्कृति के आधार पर हिंदू है। सभी लोगों के मन में ये शक आने का कारण एक रिलीजन और संस्कृति के बीच का जो डिफरेंस मालूम नहीं है, इसलिए ये शक है। देखिए कितने भी लोग हैं भारत के अंदर, मोहम्मद करीम छगला भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे, भारत के अंदर कानून के मंत्री भी रहे, ऐसे बड़े विचारक हैं। रोसेस इन दिसंबर करके उनकी जीवनी है, उनका ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखा है, आत्मा जीवनी। उसमें उन्होंने बताया था मेरे पूर्वज कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है, मेरे पूर्वज इस देश का ही लोग है, बृहस्पति है, विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, इस प्रकार का है। उस दृष्टि पर संस्कृति के आधार पर, नागरिकता के आधार पर सोचा है तो मैं हिंदू हूं। चाहे मेरे मजहब या मेरे वर्शिपिंग मेथड वगैरह दूसरे होंगे, लेकिन संस्कृति के आधार पर, राष्ट्र के पुत्र के आधार पर मैं हिंदू। केरल में बहुत सारे लोगों को मेरे को मालूम है, बहुत सारे लोग, प्रोफेसर OM मैथ्यू करके एक व्यक्ति थे, मजाक से लोग OM इसको ओम मैथ्यू ऐसा बुलाते थे क्योंकि वो हिंदू ही थे। हमेशा वो कहते हैं मैं इस क्षितिज को साक्षी बना, बहुत अच्छा भाषक थे, उन्होंने ओरेटर थे, वक्ता थे, वो बताते हैं क्षितिज को, पूरे क्षितिज को स्फोटन करते हुए ताकत को लेकर, आवाज लेकर मैं बता रहा हूं मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, मेरे संस्कृति हिंदू हूं, ऐसा करके बहुत सारे लोग हैं। इसलिए when we are thinking about Hindutva in that sense, Hindu has got several dimensions. एक तो अभी जो मैंने बताया संस्कृति या कल्चर के आधार पर हिंदू कहने का एक है। ऑफ कोर्स ये गर्व, हिंदू होने से गर्व रखने वाले लोग, वो भी एक हिंदू है। हिंदू रिलीजन से हाँ है, इंडिक रिलीजन्स कहते हैं, वो भी एक डायमेंशन है। हिंदू राष्ट्र के अंगभूत इस रूप में हिंदू कर सकते हैं। इसलिए हिंदू एक मजहब ऐसा कहना ठीक नहीं है। पूरे भारत को मेरे मातृभूमि कहने वाले, पूरे भारत को पुण्य भूमि कहने वाले, भारत संबंधित सभी अच्छे मेरे अच्छाई है, और उसके साथ भारत के खिलाफ आने वाले सभी शत्रु मेरा भी शत्रु है, ऐसा मानने वाले सभी लोग हिंदू है। एक बहस छिड़ी है जिन कुमार जी, कोई नेशन कहता है, कोई राष्ट्र कहता है, संघ क्या कहता है? संघ राष्ट्र ही कहते हैं। क्यों? नहीं, देखिए देयर आर सो मेनी वर्ड्स व्हिच कैन नॉट बी ट्रांसलेट प्रॉपरली। राष्ट्र शब्द अंग्रेजी का सबसे नजदीक शब्द नेशन ऐसा कहते हैं, लेकिन राष्ट्र जब आप बताते हैं उसके अंदर का अर्थ समझने के समय राजयति मतलब दीप्तवान करना, प्रकाश देना, इसका यानी व्यक्ति के जीवन में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश देने के लिए एक त्रम, इसका उपसर्ग त्रम शब्द है राष्ट्र का,
रा मतलब राजयति, प्रकाशयति, वो प्रकाश देने लायक, सहारा देने वाले एक अंग है राष्ट्र। नेशन कहने के अंदर ये हमेशा राष्ट्र के अंदर इस प्रकार का एक शैक्षणिक सांस्कृतिक पक्ष है, लेकिन नेशन के अंदर एक पॉलिटिकल पक्ष है। नेशन के साथ जुड़े हुए शब्द स्टेट है, नेशन स्टेट, राज्य राष्ट्र आते हैं, क्योंकि पाश्चात्य देश में नेशन का उद्भव पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल पावर से जुड़े हुए हैं, लेकिन राष्ट्र का जन्म कभी भी पॉलिटिकल पावर के आधार पर नहीं है। इसलिए राज्य, राज्य मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहो, कुछ भी कहो, मैंने स्टेट आपका जो उत्तर प्रदेश राजस्थान राज्य ऐसा नहीं बता रहा हूं, राज्य को शास्त्र भाषा में अर्थ गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल पावर इस रूप में, उसके आधार पर राष्ट्र का जन्म नहीं हुआ। राष्ट्र का जन्म कैसा हुआ? ऋग्वेद अथर्ववेद कहते हैं, भद्रम इच्छन्द ऋषय सुर्वित तपो दीक्षाम उपसिद्धे ततो राष्ट्रम बलमोजश्च जातम तदस्मै देवाम उपसन्नमन्तु। इसका मतलब भद्रम इच्छन्द ऋषया सुर्विदा, पूरे संसार को, पूरे संसार, पूरे विश्व को, सभी को ऐश्वर्य, भद्रता, ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए ताकत मिलना चाहिए, ऐसा सोचकर तपस्या किए हुए ऋषियों के तपस्या से, तप से ओज, तेज और राष्ट्र का जन्म हुआ। राष्ट्र वहां से जन्म हुआ। मतलब हमारे मूलभूत विचार क्या है? इसका अर्थ ये कि यज्ञ गुंड बना के कुछ अग्नि जलाया, उसके अंदर कुछ डाला, उसमें से राष्ट्र उभर कर, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है, पूरे विश्व के लिए हमारे जो मंत्र सब देखिए, सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोगों को सुख देना, हम हमारे मजहब के लोगों को सुख देना, हमारे घर के लोगों को सुख देना, मेरे को केवल सुख देना, ये नहीं है, संपूर्ण विश्व को। ये है सुरविधा, सर्व, सर्व शब्द अब सुनेंगे, सर्व लोगों के लिए। ऐसे कल्पना रखकर जीने वाले लोगों के उस संस्कृति से, उस संस्कार से एक नागरिक सृष्टि इस रूप में, एक सिविलाइजेशनल प्रोडक्ट इस रूप में राष्ट्र उभर कर आया। लेकिन नेशन कहने के समय, अगेन आई एम गोइंग बैक, उस स्टेट से रिलेटेड है। अभी ग्रीक का जो सिटी स्टेट्स, सिटी नेशंस आ गया, एक एक सिटी में सत्ता किसने लाया, वहां नेशन पैदा हो गया है, वहां से नेशन शब्द आ गया। इसलिए कहते हैं राष्ट्र का सही ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन अभी जो सबसे नजदीक इंग्लिश में कहने लायक एक ही शब्द मिलते हैं वो नेशन है। लेकिन वो नेशन शब्द में ये राष्ट्र का पूरी कल्पना नहीं आते है। मैंने जो बताया, राजयति, प्रकाश देने के लिए, प्रकाश मतलब ज्ञान, मूल्यवान, समाज को मूल्यवान बनाने के लिए कौन सहारा देते हैं, किसके सहारा मिलते हैं, वो राष्ट्र है। इट्स ए ग्रेट सिविलाइजेशनल कंसेप्ट, ए कल्चरल कंसेप्ट, इट इज नॉट एट ऑल ए पॉलिटिकल कंसेप्ट। Nation has only one connotation, only one meaning, that is about state. State से जुड़े हुए है, हमारे कल्चर से जुड़े हैं, संस्कृति से जुड़े हुए। राजीव मल्होत्रा जी उनके जो एक पुस्तक में लिखते हैं, there are so many untranslatable words. राष्ट्र is such a word which cannot be translated. There are so many other words. धर्म, धर्म शब्द रिलीजियन ऐसा ट्रांसलेट करते हैं, धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं है। आजकल जो हिंदी में वो रिलीजन के समानार्थी प्रयोग करते हैं। रिलीजन और धर्म एक प्रकार से ध्रुव, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव का फर्क होता है। धर्म यानी धारयति प्रजा, प्रजा को जोड़कर रखने वाले जो विचार को या कानून को, एक सनातन कानून को, सनातन एटर्नल लॉ, वो है धर्म, जोड़कर रखने वाला। रिलीजन क्या है आप सभी को मालूम है। आज के सेमिटिक रिलीजन सब जोड़कर रखने वाला समाज का है क्या, बांटने वाला है क्या, ये फर्क आते हैं। धर्म ऐसा एक शब्द है। कन्वर्शन, रिलीजियस कन्वर्शन, हम धर्मांतरण शब्द कहते हैं। झूठ है, ऐसा नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल से। मेरे जो शाब्दिक व्याकरण जो कितने ज्ञान है उसके आधार पर देखने के समय धर्म कैसा परिवर्तन हो सकते हैं। अगर आवश्यकता है तो मतांतरण कर सकते हैं, अगर आवश्यकता है तो आप मजहब परिवर्तन कर सकते हैं,
नहीं तो आप अंग्रेजी शब्द उपयोग करो, रिलीजियस कन्वर्शन करो, क्योंकि भारत के अंदर वो कल्पना ही नहीं था। किसी रिलीजियन, किसी ईश्वर पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति को, शिव के ऊपर विश्वास रखने वाले व्यक्ति को पकड़ के आपको मैं 1 करोड़ रुपया देंगे, आप विष्णु के मत में आइए, ऐसा करके हम कन्वर्सन हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। इसलिए वो कंसेप्ट समाज में नहीं है, तो उस प्रकार का शब्द भाषा में भी नहीं आ जाएगा। भाषा में शब्द कब आते हैं? इफ इट इज इन द प्रैक्टिस ऑफ द सोसाइटी। हमारे वो प्रैक्टिस नहीं थे, इसलिए मतांतरण एक कल्पना ही नहीं थे। इसलिए कन्वर्सन भारत के हिसाब से इधर भारतीय भाषा में भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इसलिए देयर आर सो मेनी अनट्रांसलेटेबल्स। उसमें एक अनट्रांसलेटेबल परिभाषा, अनुवाद न करने लायक शब्द है राष्ट्र। राष्ट्र राष्ट्र इस रूप में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध संस्कृति से है, एक नागरिक सृजन है, एक सिविलाइजेशनल कंस्ट्रक्ट है राष्ट्र। बहुत ही अच्छे से बता दिया आपने। 100 वर्ष पूरा करने वाला है, क्या कार्य योजना है 100 वर्ष के बाद संघ की? क्या शून्य से फिर से शुरुआत करेगा? कि जिस तरह से जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है देश में, लगातार हम देख रहे हैं असंतुलन हो रहा है जनसंख्या, जो हमने केरल की बात की थी, डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं वो, तो ये जो चेंज हो रहा है इसको लेकर संघ की क्या कार्य योजना है? देखिए, पहला जो शतवार्षिक शताब्दी के संदर्भ में हमने जो योजना बनाया है, मुख्यतः एक पंच परिवर्तन का काम है समाज के अंदर। पंच परिवर्तन में प्रवेश करने के पहले जो मैंने बताया था, सब गांव में संघ का प्रवेश होना चाहिए, सब दूर सर्वस्पर्शी होना चाहिए, और उसके साथ साथ समाज के अंदर जो समरसता का जो विषय, हार्मनी, सोशल हार्मनी के घातक कुछ काम कहीं कहीं हो रहा है, तो उसमें परिवर्तन लाने के लिए सभी अपने कार्यकर्ताओं को ये बात बताया है, सब दूर जाना, इस परिवर्तन लाना। अलग अलग विभाग के जाति वर्ग भाषा को लेकर वर्ग, सभी के बीच में एक सद्भाव साबित करने के लिए जबरदस्त प्रयास करने की आवश्यकता है। ये संघ एक प्रकार से करेंगे। दूसरा मैंने जो बताया पंच परिवर्तन का पहला जो मुद्दा पहले जो बताया, फैमिलीज, सामाजिक समृद्धि, नहीं, संस्कार युक्त परिवार, कुटुंब प्रबोधन का जो महत्वपूर्ण काम है। दूसरा जो मुख्य काम है, समाज के अंदर स्वदेशी भाव, स्व के भाव जगाने के लिए काम करना है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण काम संघ जो करने के लिए कोशिश करके आगे बढ़ रहा है, वो पर्यावरण में परिवर्तन लाने का जो काम है, क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं है तो आगे की पीढ़ी कैसे जिएंगी। इसके लिए भी मुख्यतः प्लास्टिक हटाओ, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, ये मुख्य मुद्दा है। इसके साथ साथ बाकी भी अनेक काम करने के लिए समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करते हैं। उसमें इससे जुड़े हुए बहुत सारे विषय है। डेवलपमेंट, विकास के जो बात करने के समय, विकास और पर्यावरण के बीच में क्या जो संबंध है, पर्यावरण को हानि न पहुंचाने, नहीं तो कम हानि। किसी एक रोड बनाने बिना कैसे हम चलेंगे? रोड बनाने के साथ साथ थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का हानि हो जाते हैं, लेकिन इसको कैसे कम कर सकते हैं, इस प्रकार पर्यावरण के अंदर भी काम करते हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बुद्ध संघ आगे लिखता है, हर व्यक्ति, हर नागरिक एक ड्यूटीफुल यानी कर्तव्यनिष्ठ सदस्य बनना चाहिए इस राष्ट्र के। इसके लिए क्या करना? कॉन्स्टिट्यूशन को मानना। सभी लोग, भारत के अंदर जो हमारा जो संविधान है, कानून है, वो कानून को, देश संबंधित जो कानून को पूरी तरह फॉलो करने वाले लोग होना चाहिए। इस प्रकार पंच परिवर्तन को सामने रखकर संघ काम करते हैं। अभी जो आपने बताया डेमोग्राफी का जो विषय, डेमोग्राफी एक प्रकार से कुछ लोगों ने डेमोग्राफी को एक हथियार बनाने के लिए कोशिश करते हैं। राष्ट्र के डेमोग्राफिक बैलेंस को खराब करने के लिए अनेक प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। एक तो पहले जो बताया मतांतरण का जो कन्वर्शन का जो एक काम है, इसके साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन भी है। भारत के अंदर जो सीमाओं पार करके बहुत सारे अंदर घुसाने के लिए काम करते हैं। इसलिए भारत के नागरिक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग आजकल
पिछले यानी बहुत साल पहले जो सत्ता में रहे लोगों के सहारा लेकर यहाँ आकर राशन कार्ड अपना हाथ में है, कुछ लोगों के पास आधार कार्ड भी है, कुछ लोग वोटर्स भी गलत तरीके से वोटर्स भी बनाए हैं, इस सभी को हटाने की आवश्यकता नहीं आवश्यकता है। विदेशी जो नागरिक भारत के अंदर आकर गलत तरीके से उनका जो ये सब मिलते हैं तो राष्ट्र के लिए बहुत खतरा है। ऐसे लोगों को डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करना है ना, समझना वो कौन कौन है ऐसा, और उसके साथ साथ उनका इस प्रकार के रेखाओं से डिलीट करने की आवश्यकता है। अभी जो बिहार के इलेक्शन के जो समय इलेक्शन कमीशन जो हाथ में ये काम, बहुत बड़ा एक काम हाथ में लिया, पता चलता है कितना बड़े संख्या में अभारतीय लोग भारत के अंदर आकर गलत तरीके से कुछ पेपर्स अपने हाथ में लाया है। इसको हटाने के लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए डिटेक्ट करना, समझना कौन है, दूसरा उन लोगों को डिलीट करना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को जिन देश से इधर आए हैं ऐसे देशों में भेजना भी पड़ेगा। उसको कहते हैं डिपोर्ट करना, 3D है, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। डिपोर्ट करने की आवश्यकता है, तो ये किसी भी देश करेंगे, कौन देंगे? करोड़ों हमारे जो आबादी भी बहुत ज्यादा है, उसके साथ अन्य देशों से एक प्रकार से एक युद्ध के तहत आ रहे हैं लोग, अंदर आ रहे हैं। मैंने जो बताया एक हथियार के रूप में डेमोग्राफी को देख रहा है। आपको लगता है कि इनको नहीं रोका गया तो गृह युद्ध जैसे हालत हो जाएंगे? इसलिए बता रहे हैं ना, मैंने जो उस प्रकार के भारी शब्द नहीं बताया था। देश के खिलाफ काम करना, गृह युद्ध कहो, इलेक्शन को एक प्रकार से मंच बनाते हुए देश के अंदर डेमोक्रेसी में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी अन्य प्रांतों में जहां जहां इस प्रकार के जो इश्यू है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के गवर्नमेंट बहुत सारा अच्छा कदम उठाकर, असम में आप देखने को मिलते हैं, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में आपको अभी जो प्रयास शुरू हुआ है ये भी एक है। और डेमोग्राफी के बारे में, भारत के डेमोग्राफी में इस इम्बैलेंस आ रहे हैं, ये इम्बैलेंस भारत के लिए भविष्य में बहुत बड़ा खतरा इस रूप में भरकर आ जाएगा। ऐसा एक भाव, ऐसा एक समझ भारतीय समाज के अंदर लाने की आवश्यकता है। ये भी यहाँ के अच्छे सभी ऑर्गेनाइजेशन का कर्तव्य बनता है, उनकी जवाबदारी बनते हैं इस प्रकार का एक बोध जागरण के लिए, भाव जागरण के लिए काम करना। संघ जो करते हैं, संघ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी इस प्रकार का विषय लेकर काम करते हैं। और दूसरा, हिंदुओं की संख्या के दृष्टि पर हमारे चारों ओर जो कुछ देश है, वो देश में किस प्रकार के मजहब ज्यादा ताकतवर है, ऐसे मजहब के लोगों ने, मैं बता रहा हूँ, इस्लामिक आतंकवादी सत्ता जहां जहां है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, कुछ हद तक बांग्लादेश में है, वहां के हिंदुओं की स्थिति बहुत बड़ा कष्टदायक है। हिंदुओं की संख्या घट रहे हैं, हिंदुओं के प्रतिदिन हत्या हो रहा। भारत में आने के लिए इच्छा व्यक्त करने वाले अमुस्लिम, नॉन मुस्लिम लोगों को भारत में लाने के लिए एक प्रयास, उनको नागरिकता देने का एक प्रयास सरकार ने जो सामने रखा, ये भी ये डेमोग्राफी का बैलेंस को ठीक करने का, इस दृष्टि पर भी आपको देख सकते हैं। इस प्रकार आप देखा है तो सरकार के तरफ से भी बहुत सारे इस षड्यंत्र, साजिश, ऑलरेडी आई हैव सेड डेमोग्राफी इज बिकमिंग ए वेपन इन द हैंड्स ऑफ आवर एनिमीज। हमारे दुश्मनों के हाथ में एक हथियार के रूप में परिवर्तित हो गया है, तो वो आगे चलकर जगह जगह पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इसके खतरे के बारे में जानकारी समाज को मिलना उसका काम, हिंदुओं के मन में आत्मविश्वास जगाना ये दूसरा काम, और प्रतिदिन घट रहे हैं हमारे जो आबादी, हिंदुओं की आबादी, देखिए अभी वृद्धि का जो स्तर, दर कितना है हिंदुओं का, बर्थ रेट का जो आंकड़ा करते हैं 1.9 में कम हो रहा है, 1.92 के कम। एक पति और पत्नी के लिए 2 बच्चे भी नहीं है कुल मिलाकर है, तो उस प्रकार के समाज जिएंगे क्या 10 साल के बाद? इसलिए इसका भी खतरा
नवविवाहित हिंदू लोगों के अंदर इसका भी जानकारी मिलने की आवश्यकता है। वही वी आर थिंकिंग अबाउट, हम तो आजकल ये भी प्रचार हो रहा है, हम दो है, हमको बच्चा नहीं चाहिए, ऐसा भी सोचने वाले लोग हैं। एक पर्याप्त है ऐसा सोचने वाले लोग हैं। प्रतिदिन प्रतिक्षण हिंदुओं की स्थिति, भविष्य बहुत खतरे में जा रहा है। ये भाव हिंदुओं के अंदर मिलना चाहिए। हिंदुओं के अंदर ये सभी काम, मैंने जो बताया, एक कानून लाने से ये सब होगा ऐसा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात हिंदू समाज के अंदर इसका भाव जागरण है, इसका जानकारी मिलना, समझदारी मिलना, वो काम भी होना चाहिए। इसके साथ साथ गलत तरीके से भारत के अंदर घुसे हुए लोगों को डिटेक्ट करना है, समझना, उनको ऐसे लोगों को डिलीट करना, यहाँ के रेखाओं से, यहाँ के जो दस्तावेजों से। भारत के नागरिक नहीं है तो भारत के दस्तावेजों में उनका नाम रखने की आवश्यकता, डिलीट करना है। जहां जहां आवश्यकता पड़ता है उनको रिपोर्ट भी करने की आवश्यकता है, ये पक्का है। कन्वर्शन को रोकना चाहिए, इसका भी हिंदुओं की संख्या, हिंदुओं के संगठित शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सब एक प्रकार से साइमल्टेनियसली होने की आवश्यकता है। आने वाले समय पर इस प्रकार का बहुत सारे प्रयोग भारत के अंदर हमको देखने को मिलेगा। जी अनंत कुमार जी, मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी है, ऐसा संघ की लिटरेचर में कई लोगों ने उल्लेख किया है कि संघ का कार्य जब बंद हो जाएगा जब संघ समाज में समाहित हो जाएगा। मतलब तो क्या आपको लगता है कि वो स्थिति आ चुकी है 100 वर्ष? क्या अभी नहीं, अभी 100 साल में ऐसा नहीं हुआ है। और समाज में समाहित होना, इसका मतलब संघ बिल्कुल नष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है। समाज संघ बन जाएगा, वही है, संघ रहेगा ही। संघ विलुप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है। समाज संघ में परिवर्तित हो जाएगा, नहीं तो संघ समाज बन जाएगा। पूरे समाज संघ के जैसा, संघ जो मूल्य सामने रखता है, क्या क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन। आज समाज के अंदर वो अनुशासन आपको देखने को मिलते हैं क्या? वो जब मिलते हैं तब वो पोजीशन आ जाएगा। अभी आजकल डिसिप्लिन पालन करते हैं आम समाज तो बिवरेज शॉप्स के सामने है, वहां तो क्यों अच्छी तरह होते हैं, लेकिन एक बस में चढ़ने के समय, मेट्रो के अंदर चढ़ने के समय आपको देखने को मिलता है क्या डिसिप्लिन? बट आवर सोसाइटी उस प्रकार का एक डिसिप्लिन्ड सोसाइटी होना चाहिए। टाइम के बारे में कौन पॉलिटिशियन है, मैं देखते हैं कुछ पॉलिटिशियन, हमारे प्रधानमंत्री से लेकर बहुत सारे लोग टाइम को पालन करने वाले जो लोग हैं, लेकिन बाकी जगह पर आप देख लीजिए टाइम पालन करते हैं क्या? गवर्नमेंट ऑफिस में अभी भी आपको आप बता सकते हैं 100% वहां तो अच्छा ये हो रहा है, ऐसा रिश्वत नहीं लेते हुए काम करने वाले लोग हैं, सभी लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं है। परिवर्तन ऑफिस से लेकर सभी जगह पर कानून को पालन करते हैं क्या? देखिए, एक रोड में चलते हैं, वहां लिखा है 1 वे, जाते हैं गलत तरीके से, कोई बताए तो क्या बताएंगे लोग? ड्राइवर क्या बताए? नहीं, अभी पुलिस चेकिंग नहीं है इसलिए जा सकते हैं। पुलिस के लिए है क्या कानून? कानून हमारे लिए है, पुलिस नहीं है तो भी पालन करने का है। मेरा जो इतना मीटर में कितना दिखा है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, वैद्युति का चार्ज इतना देखना चाहिए। वो ज्यादा हो रहा है तो उसको गलत तरीके से परिवर्तन करना मीटर को, ये ठीक है क्या? मतलब समाज के अंदर कानून को पालन करना, डिसिप्लिन्ड सोसाइटी बनना, समय पालन करना, एक के मन में लगना चाहिए मैं सभी के लिए, स्वाभाविक रूप में सभी मेरे लिए भी हो जाएगा। मैं सभी के लिए, मेरे लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए। डू यू थिंक सो कि नैतिक शिक्षा जो है, मैं जब पढ़ता था मुझे ध्यान है कि हमारे स्कूल्स में नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता था। एक अलग सी किताब होती थी कि कैसे रोकना है आपको, लाल बत्ती हो तो क्या करना है, हरी बत्ती हो तो क्या करना है, कैसे डिसिप्लिन हो, कैसे आपको जूते उतारने हैं, सब चीज़ों का होता था उसमें बच्चों। आज धीरे धीरे जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था हम देख रहे हैं, बच्चे अंग्रेजी माध्यमों में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ ये चीजें मुझे लग रहा है कि नहीं पढ़ाई जा रही, मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाई जा रही, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ये तो शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आजकल शिक्षा में भी देखिए, सामान्य स्कूल्स में भी, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जो लोग
मैं बता रहा हूं। इस प्रकार के जो बात सब फाशिज्म है ऐसा कहते हैं। डिसिप्लिन लाना है समाज के अंदर ऐसा कहा है तो तुरंत कुछ विशेष विचारधारा के लोग कहते हैं वो फाशिज्म है, डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है ऐसा कहते हैं, संस्कार की जरूरत नहीं है, व्यवहार में एक प्रकार सा सदाचार की जरूरत भी नहीं है। इसलिए अध्यापिका के गोद में बैठने वाले विद्यार्थियों को आपको एक पिक्चर देखे होंगे कुछ साल पहले, भारत के एक सबसे जाने माने कहने वाले एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक महिला प्रोफेसर जब उनके शिष्य गलत तरीके से काम करने की वजह से जेल में गया, जेल से जब बेल मिलकर बाहर आ गया, उनका स्वागत करके उनके पेड़ में बिठाते हैं, सिगरेट पिलाते हैं। ये हम देखने को मिला, पिक्चर भी आपको अखबार में, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताला, वो यूनिवर्सिटी भी अभी अच्छे तरीके से परिवर्तन हो रहा है, वहां राष्ट्रीयता के परिवर्तन। लेकिन इस प्रकार के एक माहौल के कारण स्कूल्स में आपने जो बताया आपके बचपन में जो पढ़ने को जो मिलते थे वो अभी के जो बच्चों को क्यों नहीं मिलते हैं? शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा एक हाईजैकिंग हुआ है, कुछ लोगों ने इसको परिवर्तन अभी ठीक तरह से वापस लाने के लिए NEP 2020 जब पूरी तरह लागू हो जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है अच्छे लक्ष्य सामने रखकर भारत केंद्रित एक शिक्षा नीति जो आ गया है वो जब इसका पूरी तरह 100% इसको लागू हो जाएगा, ये सब उसमें आ जाएगा। ये सभी लोग मिलकर काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ के केवल संघ करने से ये सब पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं है, बाकी भी संगठन इस विषय को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। परिवार में भी इसके शिक्षा देने की आवश्यकता है। परिवार में भी ऐसा नहीं कहना चाहिए आप अभी पुलिस नहीं आए होंगे इसलिए आप यहां से जाइए, पुलिस नहीं आए होंगे इसलिए आप हेलमेट न लेकर गया है तो भी चलेगा, वो लाइसेंस साथ में रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा परिवार में भी बताते हैं आजकल। इसलिए मैंने बताया था संस्कार युक्त परिवार बनाने की आवश्यकता है। सबसे लाभ संस्कार युक्त विद्यालय, कलालय, महाविद्यालय, ये सब विश्वविद्यालय होने की आवश्यकता है, तब जाकर पूरा परिवर्तन हो जाएगा। वही संघ सामने लक्ष्य ऐसा रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं समाज के सब अंग संघ में लीन होना चाहिए, नहीं तो सब अंग में संघ का संस्पर्श होना चाहिए। एक अंतिम सवाल, फिर आपके 2 पर्सनल व्यक्तिगत सवाल। अखंड भारत की बात अक्सर संघ के अधिकारी करते हैं। अखंड भारत क्या है? भारत अखंड कैसे बनेगा? विश्वगुरु भारत या अखंड भारत? देखिए, अखंड भारत एक कल्पना, एक जमाने में भारत का जो सांस्कृतिक प्रवेश, रीच जहां जहां था वो सब भारत का हिस्सा ही था सांस्कृतिक दृष्टि पर। मैं ये कह रहा हूं, ये तो मिलिट्री बल के आधार पर, फौजी बल के आधार पर युद्ध करके जो भारत के साथ जोड़ना बाकी अन्य देशों, ये कल्पना इसमें नहीं है, सांस्कृतिक दृष्टि पर है। आप शायद सुने होंगे हुसिन करके चीन के एम्बेसडर, अमेरिका में एम्बेसडर रहे हुसिन, बहुत बड़ा संस्कृत पंडित भी थे, भारत के बारे में बहुत अध्ययन किए हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बार बताया था, भारत रूल्ड चाइना फॉर नियरली 20 centuries without even sending a single soldier across the boundary। मतलब बाउंड्री के उस पार एक सोल्जर को भेजने बिना 2000 साल चीन के ऊपर सत्ता भारत का था। कौन से सत्ता? सांस्कृतिक सत्ता है। इसलिए हम जब अखंड भारत कहते हैं वो भारत के संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति से प्रेरणा लेकर, दूसरा भारत को, भारत के वैभव को देकर, भारत इंटरनली स्ट्रेंथन होते हैं आर्थिक दृष्टि पर, सांस्कृतिक दृष्टि पर, शैक्षणिक दृष्टि पर शक्तिशाली बनने को देखकर भारत के साथ जोड़कर काम करने के लिए, आगे जाने के लिए मन में परिवर्तन बहुत सारे देशों के अंदर हो जाएगा। अभी शुरू भी हो गया है, अभी बहुत सारे, मैं किसी देश के बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। उस दृष्टि पर एक सांस्कृतिक एकता, उसको भी अखंड भारत कह सकते हैं। दूसरा, कुछ लोगों को ऐसा, कुछ देशों को ये भी सोचना, मैंने जो बताया, भारत के साथ जोड़ना चाहिए हमको, ऐसा भी हो सकते हैं। कितने भी जगह पर भारत के संस्कृति फैलाया था,
वो सब भारत के अखंड सांस्कृतिक भारत के हिस्सा बन जाएगा। एक दूसरा, कुछ जगह पर कुछ देश, कौन कौन देश है आपके मन में भी आ जाएगा, उस देश के आपकी कष्ट स्थिति दुस्थिति एक साइकिल भी नहीं बना सकते, उस स्थिति पर आर्थिक दृष्टि पर भी कष्ट सहन करते हैं। ऐसे देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन भी शुरू हो गया है, अभी भारत के साथ जाना है। वो ज्योग्राफिकली भी भारत के साथ आ जाएगा, कुछ हद तक पॉलिटिकली भी आ जाते हैं। इसलिए अखंड भारत जब कहते हैं, वो एक प्रकार से भारत की शक्ति, भारत की ताकत को देकर आसपास के देशों के अंदर जो परिवर्तन आने वाले समय पर आ जाएगा, वो अखंड भारत के हिस्सा बन जाएगा। उस समय पूरे विश्व के अंदर एक गुरु पद में भारत साबित हो जाएगा। ये संभव ही है। कुछ समय पहले आपको मालूम है, संघ या संघ से जुड़े हुए लोग कश्मीर भारत का हिस्सा ही हो जाएगा, आर्टिकल 370 हटाएंगे, ऐसा बताया था। उस समय कुछ लोग क्या कहता था, यह असंभव है, आर्टिकल 370 इतना स्ट्रांग है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया है, ये परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, ऐसा बताएं। अभी क्या स्थिति है, आर्टिकल 370 अन्नल कर दिया है, मतलब निरस्त कर दिया है। और कुछ समय हमने बताया, एक देश के अंदर महिलाओं के लिए अलग अलग न्याय कानून रहना ठीक नहीं है, ट्रिपल तलाक, परिवर्तन होने की आवश्यकता है, ऐसा बताया था। हो गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाएंगे, ऐसा बताया था, नहीं होगा, ऐसा कुछ लोगों ने प्रचार किया। लेकिन अभी देखिए क्या हो गया है ना। इसलिए असंभव ऐसा आपके सामने लगेगा, लेकिन वो संभव हो जाएगा। किसके वजह से? भारत के शक्ति के आधार पर ही वो संभव हो जाएगा। ताकत बढ़ने के साथ साथ एक समय पर इम्पॉसिबल, नामुमकिन कहने वाले बहुत सारे विषय मुमकिन हो गया। इस प्रकार अखंड भारत भी आहिस्ते से आसपास के देश के अंदर, आसपास के एरिया के अंदर भारत के साथ जोड़कर काम करने का, आगे बढ़ाने का विचार आ जाएगा। उसके केवल वहां सीमित नहीं रहेंगे, मैंने वो बताया, सांस्कृतिक दृष्टि पर भी भारत के साथ जोड़ने के लिए बहुत सारे देश तैयार हो जाएगा आने वाले समय पर। तब पूरे विश्व का गुरु पद में भारत फिर से आरोहित हो जाएगा। जी अनंत कुमार जी, आपका संघ से कब जुड़ना हुआ, स्वयंसेवक कैसे बने? और केरल में तो बहुत विपरीत परिस्थिति थी, वहां पर निकलना बड़ा मुश्किल था, तो वो थोड़ा सा आपकी जर्नी के बाद। मेरी जर्नी के बारे में बताना, मैं तो उतना बड़ा व्यक्ति भी नहीं हूँ, मेरे जानकारी मिलने से आपके श्रोता या दर्शक वर्ग को कुछ फायदा मिलेगा। फिर भी आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ। मैंने जो मेरे स्कूल एजुकेशन के टाइम पर ही संघ के साथ जुड़े हैं, 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे उस समय। 7वीं के परीक्षा ये लिखा था, 8वीं शुरू हो रहा था। मेरे गांव तो केरल के जो पंदलम करके गांव है, पत्तनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट, आप सभी को मालूम होगा, शबरीमला अयप्पा, वो अयप्पा का गांव है मेरा भी गांव। वहाँ मेरे गांव का जो मंदिर है, मंदिर में शाखा पहले से ही चल रहा था। इमरजेंसी के कालखंड में वो बंद हो गया था, गुप्त तरीके से चल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब शाखा शुरू हो गया तब मेरा प्रवेश हुआ। इमरजेंसी के बाद 1978 में, 77 के बाद, तब मैंने संघ में प्रवेश किया था। और जाने के लिए तो पहला जो शाखा दिख रहे थे, खेल वगैरह हो रहा है जी, प्रेरणा मिलने के लिए एक कारण ऐसा बता सकते, ट्रिगर मोमेंट ऐसा कर सकते। एक दिन में शाखा देख रहे थे, क्योंकि गांव के मंदिर के पीछे एक लाइब्रेरी है, ग्रामीण लाइब्रेरी है। 8वीं कक्षा में होते हुए भी पिताजी टीचर थे, पिताजी ने मेरा और मेरे बड़े भाई दोनों वहाँ मेंबरशिप लेना, वहाँ जाना, हर रोज पुस्तक लेकर आना, पढ़ना, उन्हें लाइब्रेरी में भी जाना, वहाँ के कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेना, ऐसा पिताजी भी पता है, प्रेरणा दिया। हमने अनुमति मांगा, पिताजी ने अनुमति दिया, वो भी कर सकते। वो लाइब्रेरी जाने का छोटी रास्ता, शॉर्टकट मंदिर के अंदर से है, इसलिए हर रोज
लाइब्रेरी जाने के समय तो ये इस प्रकार का एक अनोखा चीज देखने को मिलता है। उस समय मालूम नहीं था एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन है, ये खेल देख रहे थे। वो खेल भी एक अलग प्रकार का, मैं तो क्रिकेट स्कूल में खेलते थे, शटल बैडमिंटन करते थे, टीम में भी था, लेकिन यहाँ तो खेल मेरे जानकारी में पहली बार मैं देख रहे, खो खो, कबड्डी, इस प्रकार का खेल। वो बहुत उत्साहवर्धक है, बहुत बड़ी संख्या में 40-50 संख्या के शाखा है, बच्चों के अलग, तरुणों के अलग, ऐसा हो रहा था। सो देखकर मन में थोड़ा आकर्षण हो रहा था। एक दिन जब मैं जा रहा था, उस समय एक मिडिल एज्ड पर्सन, एक व्यक्ति, वो बाद में पता चला उस तहसील का प्रचारक है, वो 20-25 किलोमीटर दूर से साइकिल चल के आए हैं, बस में चलने के लिए बेचारे, उनके पास उस समय पैसा नहीं था, इसलिए चल के शाखा चलाने के लिए आए थे। उस दिन शाखा में उन्होंने कुछ कहानी या भाषण दे रहे थे, भाषण या बैठक कुछ भी हो, मंडल में, मंडल शब्द सब बाद में मालूम हो गया, वृत्ताकार में बैठे थे, उसमें उन्होंने कुछ बात करते थे। मैंने सुना ध्यान से। उस समय पता चला वो मोरबी करके गुजरात के एक गांव के अंदर, वहां एक डैम फट गए, फ्लड हो गए, हजारों लोग मर चुके हैं, जानवर मर चुके, करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ। वहां उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी उस समय ठीक तरह से मेरे में अपने स्वयंसेवक, ऐसा पूछ रहे थे, अपने स्वयंसेवक वहां काम किया। आपको मालूम, बच्चे ज्यादा है इसलिए एक टीचर के जैसा वो क्लास दे रहे, मालूम है क्या स्वयंसेवक क्या किया उस समय, ऐसा उन क्वेश्चन पूछ रहे थे। मेरे क्लासमेट एक बच्चे बैठे थे, उसमें स्वयंसेवक थे मेरे क्लासमेट। उन्होंने एक बहुत एक प्रकार का एक मिस्चीवियस बॉय है, उन्होंने तुरंत क्या किया, पिया है क्या पानी, मतलब फ्लड का जो पानी को क्या किया स्वयंसेवक ने, ऐसा प्रचारक ने पूछा। उन्होंने तुरंत मजाक उड़ाते हुए पूछा, पानी पी लिया है क्या, ऐसा पूछा। सभी लोग हंसा, उनका भी परिचय कम है, नया शाखा है, बाहर बैठे हुए मैं भी हंसा, है ना। लेकिन 1 मिनट के अंदर मेरे मन में दुख आ गया, ये व्यक्ति, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू एजुकेट दम एंड दे आर एक प्रकार से मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा गलत है, ऐसा सोचा था। लेकिन क्या हुआ, शाखा के बाद मेरे को दूसरा भी एक अट्रैक्शन था। अंत में हर रोज देखते हैं कि पताका चलाते हैं, पताके के सामने सभी लाइन में चलते हैं, हाथ सीने में हाथ रखकर, छाती में हाथ रखकर एक संस्कृत श्लोक करते, प्रार्थना है, वो देखना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था उस समय, उस आयु में। डिसिप्लिन भी है ये गाना, वो सुनने के लिए मैंने थोड़ा वेट किया। उसके बाद वहां वीकर होने के पहले मैं एकदम दौड़कर घर जाने के लिए, क्योंकि समय लेट हो रहा था। क्या है, पीछे से किसी ने आकर मेरे को पकड़ा, दैट पर्सन, वो प्रचारक, उन्होंने मेरे को पकड़ा। मैं बाहर बैठे थे, मैं स्वयंसेवक नहीं था, और पहले ही उन्होंने हंसते हुए मेरे को पूछा, आप बाहर बैठकर हंस रहे थे, क्यों ऐसा? मेरे को डर लगना प्रारंभ किया, इतना बड़े व्यक्ति मेरे को पकड़ा, मैं गुनाह किया है, कुछ क्राइम किया, ऐसा सोचकर मैं उनके हाथ ऐसा करके भाग गया। मन में है ये मैंने वहां हंसकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया है क्या, ऐसा डर भी है घर जाने के समय। किसी कारण से पिताजी को, माताजी को ये पता चला है तो क्या होगा, ऐसा सोचकर मैं मेरा होमवर्क वगैरह करना प्रारंभ किया मेरे कमरे में। कुछ समय के बाद बाहर कुछ आवाज सुनना प्रारंभ किया, द सेम आवाज, हु टोल्ड दैट, क्या हंस रहे हैं क्या, मेरे बाहर बैठकर पकड़ गया मैंने, ऐसा मेरे को मन में आ गया। वो आ गए होंगे घर में, कब उस समय, उस आयु है ना, घर में आकर कंप्लेन करने के लिए आए होंगे उनके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। मैंने ऐसा डरना प्रारंभ किया, तब पिताजी का कॉल आ गया, मेरे को मेरा नाम बुला रहे थे बाहर आने के लिए। मैं रिसीवर करते हुए सामने गया, पिताजी लेकिन गुस्से में नहीं थे, हंसकर दोनों बात कर रहे थे। प्रचारक उस समय उन्होंने बताया थे, सुकुमार जी, उनका प्रचारक का नाम सुकुमार जी। सुकुमार जी जो आए हैं, तुमको और बाबू मतलब मेरे बड़े भाई, दोनों शाखा में बुलाने के लिए आए हैं कल, आपको अगर जाने की इच्छा है, पिताजी बहुत डेमोक्रेटिक है, आप दोनों को जाने की इच्छा है तो कल से लेकर जाओ। बहुत खुशी आ गया, दूसरे दिन से शाखा में, दैट वाज द इंसिडेंट। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर पीछे मुड़ के नहीं गया था। जब मेरा एजुकेशन इंजीनियरिंग वगैरह पूरा कर दिया, तब तय किया प्रचारक बनने के लिए। माताजी को
पिताजी तो सभी डेमोक्रेटिक था, आपकी इच्छा ऐसा है तो जाइए, बस उतना ही प्रचारक मिलकर। माता जी को हमेशा होते, माता जी को मैंने पूछा, माता जी ने हमेशा के जैसा रोना प्रारंभ किया, ऐसा गए तो कैसा होगा, ऐसा मैंने बताया तो 1 साल के लिए है, 1 साल के बाद वापस आऊंगा ऐसा बताया, जैसे 1984 1 साल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी 2 साल पहले माता जी का देहांत हुआ, वो जब अस्पताल में था मैं गया साथ में बैठने के लिए, उस समय भी उन्होंने पूछा मेरे को, तुम्हारा 1 साल अभी भी पूरा नहीं हुआ है कैसा। मरने के पहले मेरे को पूछे हुए एक शब्द वो ये था, तुम्हारा 1 साल अभी भी पूरा नहीं हुआ है, वो चल रहा है। प्रेरणादायक कहानी है आपकी। नंद कुमार जी, युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे संघ से जोड़ने के लिए, युवाओं को क्या प्रेरणा? देखिए, मैंने बीच में एक बात बताया, युवा हो, बालक हो, बड़े लोग हो, हम इस समाज का हिस्सा है, इस राष्ट्र का। परिस्थिति थी वहां पर निकलना बड़ा मुश्किल था, तो वो थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में। मेरी जर्नी के बारे में बताना, मैं तो उतना बड़ा व्यक्ति भी नहीं हूँ, मेरे जानकारी मिलने से आपके श्रोता या दर्शक वर्ग को कुछ फायदा मिलेगा। कैसे निकले? फिर भी आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ, मैंने जो मेरे स्कूल एजुकेशन के टाइम पर ही संघ के साथ जुड़े हैं, 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे उस समय, 7वीं की परीक्षा ये लिखा था, 8वीं शुरू हो रहा था। मेरे गांव तो केरल के जो पंदलम करके गांव है, पत्तनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट, आप सभी को मालूम होगा, शबरीमला अयप्पा, वो अयप्पा का गांव है, मेरा भी गांव। वहाँ मेरे गांव का जो मंदिर है, मंदिर में शाखा पहले से ही चल रहा था, इमरजेंसी के कालखंड में वो बंद हो गया था, गुप्त तरीके से चल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब शाखा शुरू हो गया तब मेरा प्रवेश हुआ, इमरजेंसी के बाद 1978 में, 77 के बाद, तब मैंने संघ में प्रवेश किया था। और जाने के लिए तो पहला जो शाखा दिख रहे थे, खेल वगैरह हो रहा। प्रेरणा कैसे मिली आपको? हाँ जी, प्रेरणा मिलने के लिए एक कारण ऐसा बता सकते, ट्रिगर मोमेंट ऐसा कर सकते। एक दिन में शाखा देख रहे थे, क्योंकि गांव के मंदिर के पीछे एक लाइब्रेरी है, ग्रामीण लाइब्रेरी है। 8वीं कक्षा में होते हुए भी पिताजी टीचर थे, पिताजी ने मेरा और मेरे बड़े भाई दोनों वहाँ मेंबरशिप लेना, वहाँ जाना, हर रोज पुस्तक लेकर आना, पढ़ना, लाइब्रेरी में भी जाना, वहाँ के कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेना, ऐसा पिताजी भी बताया, प्रेरणा दिया। हमने अनुमति मांगा, पिताजी ने अनुमति दिया, वो भी कर सकते। वो लाइब्रेरी जाने का छोटी रास्ता, शॉर्टकट मंदिर के अंदर से है, इसलिए हर रोज लाइब्रेरी जाने के समय तो ये इस प्रकार का एक अनोखा चीज देखने को मिलता है। उस समय मालूम नहीं था एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन है, ये खेल देख रहे थे। वो खेल भी एक अलग प्रकार का, मैं तो क्रिकेट स्कूल में खेलते थे, शटल बैडमिंटन करते थे, टीम में भी था, लेकिन यहाँ तो खेल मेरे जानकारी में पहली बार मैं देख रहे, खो खो, कबड्डी, इस प्रकार का खेल। वो बहुत उत्साहवर्धक, बहुत बड़ी संख्या में 40-50 संख्या के शाखा है, बच्चों के अलग, तरुणों के अलग, ऐसा हो रहा था। सो देखकर मन में थोड़ा आकर्षण हो रहा था। एक दिन जब मैं जा रहा था, उस समय एक मिडिल एज्ड पर्सन, एक व्यक्ति, वो बाद में पता चला उस तहसील का प्रचारक है, वो 20-25 किलोमीटर दूर से साइकिल चल के आए हैं, बस में चलने के लिए बेचारे, उनके पास उस समय पैसा नहीं था, इसलिए चल के शाखा चलाने के लिए आए थे। उस दिन शाखा में उन्होंने कुछ कहानी या भाषण दे रहे थे, भाषण या बैठक कुछ भी हो, मंडल में, मंडल शब्द सब बाद में मालूम हो गया, वृत्ताकार में बैठे थे, उसमें उन्होंने कुछ बात करते थे। मैंने सुना ध्यान से, उस समय पता चला वो मोरबी करके गुजरात के एक गांव के अंदर, वहां एक डैम फट गए, फ्लड हो गए, हजारों लोग मर चुके हैं, जानवर मर चुके, करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ। वहां उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी उस समय ठीक तरह से मेरे में, अपने स्वयंसेवक, ऐसा पूछ रहे थे, अपने स्वयंसेवक वहां काम किया
आपको मालूम बच्चे ज्यादा है इसलिए एक टीचर के जैसा वो क्लास दे रहे, मालूम है क्या स्वयंसेवक क्या किया उस समय, ऐसा उन क्वेश्चन पूछ रहे थे। मेरे क्लासमेट एक बच्चे बैठे थे उसमें स्वयंसेवक थे मेरे क्लासमेट। उन्होंने एक बहुत एक प्रकार का एक मिस्चीवियस बॉय है, उन्होंने तुरंत क्या किया, पिया है क्या पानी, मतलब फ्लड का जो पानी को क्या किया स्वयंसेवकों ने, ऐसा प्रचारक ने पूछा। उन्होंने तुरंत मजाक उड़ाते हुए पूछा पानी पी लिया है क्या, ऐसा पूछा। सभी लोग हंसा, उनका भी परिचय कम है, नया शाखा है। बाहर बैठे हुए मैं भी हंसा, है ना। लेकिन 1 मिनट के अंदर मेरे मन में दुख आ गया, ये व्यक्ति दिस पर्सन इज ट्राइंग टू एजुकेट दम एंड दे आर एक प्रकार से मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा गलत है, ऐसा सोचा था। लेकिन क्या हुआ, शाखा के बाद मेरे को दूसरा भी एक अट्रैक्शन था। अंत में हर रोज देखते हैं कि पताका चलाते हैं, पताके के सामने सभी लाइन में चलते, हाथ सीने में हाथ रखकर, छाती में हाथ रखकर एक संस्कृत श्लोक करते, प्रार्थना है, वो देखना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था उस समय। उस आयु में डिसिप्लिन भी है ये गाना, वो सुनने के लिए मैंने थोड़ा वेट किया। उसके बाद वहां विक्रय होने के पहले मैं एकदम दौड़कर घर जाने के लिए, क्योंकि समय लेट हो रहा था। क्या है, पीछे से किसी ने आकर मेरे को पकड़ा, दैट पर्सन, वो प्रचारक, उन्होंने मेरे को पकड़ा। मैं बाहर बैठे थे, मैं स्वयंसेवक नहीं था, और पहले ही उन्होंने हंसते हुए मेरे को पूछा, आप बाहर बैठकर हंस रहे थे, क्यों ऐसा? मेरे को डर लगना प्रारंभ किया, इतना बड़े व्यक्ति मेरे को पकड़ा, मैं गुनाह किया है, कुछ क्राइम किया है, ऐसा सोचकर मैं उनके हाथ ऐसा करके भाग गया। मन में है ये मैंने वहां हंसकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया है क्या, ऐसा डर भी है। घर जाने के समय किसी कारण से पिताजी को माताजी को ये पता चला है तो क्या होगा, ऐसा सोचकर मैं मेरा होमवर्क वगैरह करना प्रारंभ किया मेरे कमरे में। कुछ समय के बाद बाहर कुछ आवाज सुनना प्रारंभ किया, द सेम आवाज, हु टोल्ड दैट, क्या हंस रहे हैं क्या, मेरे बाहर बैठकर पकड़ गया मैंने, ऐसा मेरे को मन में आ गया। वो आ गए होंगे घर में, कब उस समय उस आयु है ना, घर में आकर कंप्लेन करने के लिए आए होंगे उनके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। मैंने ऐसा डरना प्रारंभ किया, तब पिताजी का कॉल आ गया, मेरे को मेरा नाम बुला रहे थे बाहर आने के लिए। मैं श्योर करते हुए सामने गया, पिताजी लेकिन गुस्से में नहीं थे, हंस कर दोनों बात कर रहे थे। प्रचारक उस समय उन्होंने बताए थे, सुकुमार जी, उनका प्रचारक का नाम सुकुमार जी। सुकुमार जी जो आए हैं, तुमको और बाबू मतलब मेरे बड़े भाई, दोनों शाखा में बुलाने के लिए आए हैं कल, आपको अगर जाने की इच्छा है, पिताजी बहुत डेमोक्रेटिक है, आप दोनों को जाने की इच्छा है तो कल से लेकर जाओ। बहुत खुशी आ गया। दूसरे दिन से शाखा में, दैट वाज द इंसिडेंट। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर पीछे मुड़ के नहीं गया था। जब मेरा एजुकेशन इंजीनियरिंग वगैरह पूरा कर दिया, तब तय किया प्रचारक बनने के लिए। माताजी को, पिताजी तो सभी डेमोक्रेटिक था, आपकी इच्छा ऐसा है तो जाइए, बस उतना है। प्रचारक मम्मी तो मोह होता है ना, माताजी को हमेशा होते है। माताजी को मैंने पूछा, माताजी ने हमेशा के जैसा रहना प्रारंभ किया, ऐसा गए तो कैसा होगा, ऐसा मैंने बताया। तो 1 साल के लिए है, 1 साल के बाद वापस आऊंगा, ऐसा बताया। क्योंकि 1984 1 साल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी 2 साल पहले माताजी का देहांत हुआ। वो जब अस्पताल में था, मैं गया साथ में बैठने के लिए। उस समय भी उन्होंने पूछा मेरे को, तुम्हारा 1 साल अभी भी पूरा नहीं हुआ है क्या? ऐसा मरने के पहले मेरे को पूछे हुए एक शब्द वो ये था, तुम्हारा 1 साल अभी भी पूरा नहीं हुआ है क्या? वो चल रहा है। ये बहुत प्रेरणादायक कहानी है आपकी। नंद कुमार जी, युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे संघ से जोड़ने के लिए? युवाओं को क्या प्रेरणा? देखिए, मैंने बीच में एक बात बताया, युवा बालक हो, बड़े लोग हो, हम इस समाज का हिस्सा है, इस राष्ट्र का हम केवल नागरिक नहीं है, अंग है, पुत्र है। हम हमेशा सोचना चाहिए, हम अभी कोई भी हो, विद्यार्थी हो, कुछ प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, अभी तक का जो हमारे जो प्रवास यानी जो जर्नी है ना, व्यक्तिगत रूप में, वो ये समाज के सहारा लेकर ही, सपोर्ट लेकर ही है। हम अकेला मेरे परिवार के बल से किसी को
ग्रेजुएशन नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, समाज के सपोर्ट से है। राष्ट्र अगर नहीं है तो आपको इस तरीके से बढ़ नहीं सकते हैं। मतलब देश हमको सब कुछ दिया है, राष्ट्र हमको सब कुछ दिया है। हम तो एक सबक सीख लीजिए, एक पाठ सीख लीजिए, कुछ ना कुछ देश को भी वापस देने के लिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। ये सभी व्यक्तियों के अंदर आने की आवश्यकता है, तब जाकर हमारा राष्ट्र शक्तिशाली बन जाएगा। राष्ट्र वैभवशाली बनने के साथ ही हमारे भी बढ़ोतरी, हमारे भी आगे जाने का है। इसमें सबसे ज्यादा दायित्व किसको बनता है? बूढ़े लोगों का नहीं है, छोटे बच्चों का नहीं है। इसके लिए ज्यादा काम करने का ऊर्जा, काम करने का जो स्वास्थ्य, ये सब युवाओं के पास ज्यादा है। इसलिए युवाओं को इस ज्यादा दायित्व मेरे पास है, ऐसा करके सभी लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं सभी लोग संघ में जुड़ने की आवश्यकता है। समाज सेवी किसी भी काम में जुड़िए और समाज के लिए मेरा जो डिसिप्लिन, अनुशासित लाइफ बनाने के लिए कोशिश कर दीजिए। सदाचार युक्त जीवन जीने के लिए मेरे को कुछ सबक सीखना चाहिए, कुछ पाठ सीखना चाहिए। उस प्रकार आध्यात्मिक संगठन से जुड़िए, नहीं तो सामाजिक संस्थाओं में मिलकर सेवा काम करिए। बातें हैं, सभी व्यक्तियों का दायित्व है, लेकिन सबसे ज्यादा युवाओं का है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार उन्होंने बताया था, वो बताकर मैं भी समाप्त करूंगा। उन्होंने बताया था, so long as the millions remain in poverty and illiteracy, I hold every educated man a traitor, having been educated at their expense, pays not the least heed to them। इसका अर्थ है, लाखों के तादाद में समाज के अंदर इलिटरेसी, निरक्षरता, और उसके साथ साथ भूखमरी ये रहते हैं। मैं सभी शिक्षित युवाओं को राज्यद्रोही कहलाऊंगा अगर उन लोगों के सहारा लेकर, यानी समाज के सहायता लेकर अध्ययन किया, एजुकेटेड हो गया, फिर भी उनके तरफ नहीं देखते, मतलब समाज के तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। समाज से सहायता लेकर आप अध्ययन किया, फिर भी आप उनके तरफ नहीं देखते हैं, तो आई होल्ड एवरी एजुकेटेड मैन ए ट्रेटर, देशद्रोही में कहूंगा, ऐसा बताया था। ये मेरा नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी का कहना है। इस तरीके से हर एक युवा सोचना चाहिए, मैं एजुकेटेड हूं, नहीं तो मेरे पास ताकत है। केवल एजुकेशन स्कूल से, कॉलेज से बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास अभी काम करने का ताकत है, ऊर्जा है। ये मेरे को इस प्रकार बढ़ाने के लिए स्वयं समर्पित किए हुए समाज के लिए आई शुड डू समथिंग। ये बात कभी भी भूलना नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक काम करने वाला संघ केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने, ऐसा हमारे बिल्कुल सोच नहीं है। आपको अगर लगता है संघ एक मार्ग है इसको कम, आइए संघ में, संघ को समझ लीजिए, संघ को समझकर काम कर लीजिए। शाखा क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कहीं पर भी आपका जो कुछ समय बिताने के लिए कोशिश करते हैं। प्रज्ञा प्रवाह क्या है? प्रज्ञा प्रवाह यानी राष्ट्र सर्वोपरि विचारकों के एक संस्था है। हर क्षेत्र में संघ का विविध क्षेत्र ऑर्गेनाइजेशन है, मजदूर क्षेत्र में है, शिक्षा क्षेत्र में है, विद्यार्थी क्षेत्र में भी है। लेकिन इसके साथ साथ भारत के अंदर एक अलग समूह है, वो उसको एकेडमिशियंस कर सकते हैं, थिंकर्स कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल्स कर सकते हैं, राइटर्स कर सकते हैं। ऐसे लोगों के मन में भी राष्ट्र भाव, राष्ट्र सर्वोपरि भाव जगाने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के बीच में एक नेटवर्क खड़ा करने की आवश्यकता है। क्यों? राष्ट्र को बल देने के लिए एक वैचारिक क्षेत्र में मंडन और खंडन करने की आवश्यकता आज बहुत ज्यादा है। मंडन यानी भारतीय ज्ञान परंपरा को बल देने लायक शोध होना चाहिए, विषय वस्तु निर्माण होना चाहिए, सही ढंग से बनाए हुआ वो विषय वस्तु ग्रंथ ये समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम है। आज कितने हद तक ये होना है वो नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। वो करने के लिए संघ ने एक एजेंसी शुरू किया, इसका नाम है प्रज्ञा प्रवाह। वो खंडन का पक्ष है। इसके साथ साथ बहुत सारे राष्ट्र विरोधी नैरेटिव्स चल रहा है। भारत एक नहीं है, अभी भी प्रचार करने वाले वामपंथी लोग
सो कॉल्ड सेकुलर ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं भारत भारत बना, भारत का नाम भी बना ब्रिटिश आने के बाद। इस प्रकार के खतरनाक सोच रखने वाले बड़े बड़े विचारक लोग भी है, लेखक लोग भी है हमने सामने है। ऐसे सोच आर्य बाहर से आए हैं। हिंदुत्व एक फाशिस्ट कल्पना है, पॉलिटिकल कल्पना है, हिंदू सनातन डेंगू है, ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसका उत्तर देने का दायित्व तो किसका है? कोई कहने दो, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। आने वाले बढ़ने वाले जो पीढ़ी ये सुनकर बढ़ रहा है तो राष्ट्र के लिए कुछ करने का इच्छा उनके मन में बिल्कुल नहीं आ जाएगा। इसलिए इस प्रकार के विचार रखने वाले विचारों को खंडन करने की भी आवश्यकता है। वो कौन करना है? विचारक लोग ही करना चाहिए। विचारक लोग ये करना है तो क्या भाव उनका मन में होना चाहिए? राष्ट्र सर्वोपरि भाव होना चाहिए। इसलिए इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशन फर्स्ट थिंकर्स, राष्ट्र सर्वोपरि विचारक। साथ ही साथ केवल विचारक नहीं, हमारे यहाँ लोक चिंतक है, लोक कविया है, लोक कहानकार है, मतलब वो प्रैक्टिशनर्स है, कर्मशील लोग हैं। वो कर्मशील लोग भी अपने कर्म के आधार पर, कर्म यानी शिल्प वेला से, कविताओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा भी राष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को भी एक मंच पे लाने के लिए प्रज्ञा प्रवाह काम करते हैं। ये प्रज्ञा का एक प्रवाह है। प्रज्ञा इस शब्द का अर्थ है ज्ञान का सर्वोच्च अवस्था। ज्ञान को अलग अलग लेवल होते हैं, इसके कहते हैं संज्ञान होते हैं, विज्ञान होते हैं, प्रज्ञान होते हैं। प्रज्ञान यानी अल्टीमेट नॉलेज है। उस नॉलेज ज्ञान समाज के अंदर प्रवाहित करने के लिए काम करते। इसके लिए विचारक और कर्मशील लोगों को, लेकिन एक कंडीशन है, वो राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसे लोगों को एकत्र लाने का मंच है प्रज्ञा प्रवाह। तो ये जीनंद कुमार जी थे जिन्होंने खास बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जिन्होंने बताया कि किस तरह से प्रज्ञा प्रवाह काम करता है, एक विचारकों का समूह है जो राष्ट्र सर्वोपरि मानता है। साथ ही इन्होंने बताया कि आज कितना संघ बदला है और कितना भारत बदला है। साथ ही इन्होंने बताया कि संघ शताब्दी वर्ष में के बाद संघ की क्या योजना है, किस तरह से संघ सोचता है, और स्वयंसेवक संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयंसेवक सब कुछ करेगा, ऐसा कुछ इन्होंने बताया। नमस्कार।